हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए जी, तो जैसे कि आपको पता है कि जो भी लॉज के सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर अमेंडमेंट्स आना बहुत ही नेचुरल सी बात होती है और हर समय समय पर जब जब भी रिक्वायरमेंट लगती है गवर्नमेंट्स को तो वो उसके अंदर अमेंडमेंट्स लाते रहते हैं। जैसे कि हम बात करें अगर टैक्स लॉज की तो उसके अंदर भी अमेंडमेंट आती रहती है और सेम तरीके से हमारी कंपनी लॉ विच इज कॉर्पोरेट लॉ उसके अंदर भी नेचुरली ईयर वाइज ईयर आपकी अमेंडमेंट्स आती रहती हैं और अदर लॉज के अंदर भी एज पर द रिक्वायरमेंट अमेंडमेंट्स रहती हैं। बट अगर मैं बात करूं कंपनी लॉ और इनकम टैक्स लॉ की तो इनमें अमेंडमेंट आना बहुत नेचुरल है और स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उन अमेंडमेंट को कवर अप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये माना जाता है कि किसी भी एग्जाम के अंदर जो भी हमारे लॉ रिलेटेड एग्जाम होते हैं जिन सब्जेक्ट्स में अमेंडमेंट्स आती हैं उन अमेंडमेंट से पूछे जाने वाले सवाल निश्चित तौर पे आपके पाए जाते हैं। मतलब उन अमेंडमेंट के एरिया से जरूर क्वेश्चन जो होते हैं वो ड्राफ्ट किए जाते हैं। अब आपको पता है कि आपने जो पढ़ाई की है, लेट सपोज अगर कोई स्टूडेंट है जिसने कि जून या मई अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई की हुई थी तो उसका अटेम्प्ट जो था वो मर्ज हो गया अब किसके साथ, नवंबर या फिर दिसंबर के अटेम्प्ट के साथ। तो इसलिए अगर आपकी अपडेशंस यहां तक है तो आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा फॉर दिस आल्सो। मतलब कि जो जो अमेंडमेंट्स आपके रेलेवेंट थे मई और जून 2020 अटेम्प्ट के लिए वो तो है ही, साथ ही में जो नवंबर और दिसंबर 2020 अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट के लिए अमेंडमेंट्स हुआ करते हैं, मतलब जो रेलेवेंट हुआ करते हैं, वो आप पे भी एप्लीकेबल होगा। कहने का मतलब ऐसा है कि कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं कह सकता कि सर मेरा अटेम्प्ट तो मई वाला था, अब इन्होंने कोविड के चक्कर में इसको नवंबर कर दिया है तो मुझसे ये मई तक के ही सवाल पूछेंगे, मई तक की ही अमेंडमेंट पूछेंगे, नवंबर वाले अमेंडमेंट्स को नहीं पूछेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसका भी पेपर होगा नवंबर और दिसंबर में, चाहे वो इसी के लिए अटेम्प्ट के लिए उसने फॉर्म भरा था या फिर उस स्टूडेंट ने मई और जून के अटेम्प्ट के फॉर्म भरे हुए थे, उन सभी से अमेंडमेंट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारे जो कि रेलेवेंट होगा नवंबर और दिसंबर 2020 के अटेम्प्ट के लिए। अब आपको यह जानना जरूरी है कि कहां तक के आपके जो अमेंडमेंट्स हैं वो आपके लिए रेलेवेंट होते हैं, किस पीरियड तक के। तो ये थोड़ा सा अलग है। आपका जो सीए और सीएमए इंस्टीट्यूट है ये एक तरीके से सिमिलर चलता है। ये आपको ये कहता है कि बच्चों जो भी अमेंडमेंट आ गई है 30 अप्रैल 2020 तक, 30 अप्रैल 2020 तक जो भी बदलाव आ चुके हैं वो आपसे पूछे जाएंगे आपके नवंबर दिसंबर 2020 वाले अटेम्प्ट के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं सीएस की तो ये कहते हैं कि बच्चों जो भी अमेंडमेंट आ गया है आपके 30 जून 2020 तक में वो आपसे पूछा जाएगा आपके दिसंबर 2020 के अटेम्प्ट में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट जो है वो रेलेवेंट होती है सीए सीएमए स्टूडेंट के लिए। लेकिन इसके अलावा इतना तो ऑब्वियस सी बात है सीएस के लिए भी रेलेवेंट है ही है, लेकिन इसके अलावा 2 महीने का अमेंडमेंट, 2 फर्दर मंथ्स का अमेंडमेंट जो है वो रेलेवेंट बन जाता है किसके लिए, सीएस स्टूडेंट वालों के लिए। तो अब जो ये एक सीरीज आपकी स्टार्ट होने वाली है इसके अंदर पहले हम कवर करेंगे 30 अप्रैल 2020 तक के सारे अमेंडमेंट जिसकी जो कि कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है सीएस सीएम में तो है ही है, साथ में सीएस वालों के लिए भी एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा फिर जो मई और जून 2020 के अमेंडमेंट रह जाएंगे, इन 2 मंथ्स के अमेंडमेंट, इसको सेपरेटली कवर कराया जाएगा इस सीरीज के खत्म होने के बाद, विच इज एक्सक्लूसिवली रेलेवेंट फॉर सीएस स्टूडेंट ओनली। हाँ, सीए सीएमए के लिए रेलेवेंट हो जाएगा कब, मई 2021 के अटेम्प्ट में, मई और जून 2021 का जो अटेम्प्ट होगा उनमें उनके लिए ऑब्वियसली ये भी रेलेवेंट हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं अमेंडमेंट्स के ऊपर। बहुत ज्यादा रेलेवेंट सीरीज होने वाली है और किस तरीके से हम इसको कवर करेंगे, किन किन पार्ट्स में अमेंडमेंट है उसको जान लेते हैं पहले। तो अगर मैं बात करूं कि किस किस पार्ट के अंदर अमेंडमेंट्स है, तो आपने देखा है कि आपके पास जो एप्लीकेबल चैप्टर है या जो मैंने आपको कोर्स के फॉर्म में एक कंटेंट प्रोवाइड कराया है यूट्यूब के ऊपर, वो है आपका चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक। ये 10 चैप्टर हैं जो आपने 1 बाय 1 पार्ट्स के अंदर और कंपाइल्ड वे में भी आपको कवर अप कराया गया और ये ऑलरेडी चैनल के ऊपर मौजूद है। लेकिन ये जो है ये आपका एडिशन है जुलाई का, जुलाई 2019 का एडिशन का जो मॉड्यूल था उस मॉड्यूल की मदद से आपको ये कवर अप कराया गया था। और इस जुलाई 2019 के मॉड्यूल के अंदर जो आपकी अपडेशंस कवर थी वो अपडेशंस कवर थी आपकी 30 अप्रैल 2019 तक की। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ आपका 1 मई 2019 से लेके 30 अप्रैल
2020 तक के अमेंडमेंट्स भी अब आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए रेलेवेंट है। मतलब इस एक साल के अमेंडमेंट जो भी है ये आपके लिए रेलेवेंट होने वाले हैं। तो इस एक साल में किन किन चैप्टर्स में चेंजेस आए, किन किन चैप्टर्स के किन किन एरियाज में अमेंडमेंट आए, उसकी बात करते हैं। तो अमेंडमेंट आया है आपका चैप्टर नंबर 2 के अंदर, चैप्टर नंबर 3 के अंदर, चैप्टर नंबर 4 के अंदर, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 के अंदर एंड चैप्टर नंबर 9 के अंदर। मतलब इन 5 चैप्टर्स के अंदर अमेंडमेंट है। अब ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके अलावा जो रिमेनिंग 5 चैप्टर आपके रह जाते हैं, जैसे कि 1, 5, 6, 8 और 10, इन चैप्टर को आप बिल्कुल मतलब एक तरीके से दिमाग को पीस में ले जाते हुए आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर आपको कोई भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि किन पैराग्राफ के अंदर चेंजेस आ गए या किस रूल्स के अंदर चेंजेस आ गए। इस टाइप की टेंशन आपको नहीं लेनी है इन 5 चैप्टर्स के लिए। रही बात इन 5 चैप्टर्स की, तो इन 5 चैप्टर्स में कुछ एक पैराग्राफ, कुछ एक रूल्स, कुछ एक एरियाज के अंदर चेंजेस हुए हैं। उन चेंजेस को हम यहां पे इनकॉर्पोरेट कर लेंगे और ये जो चेंजेस का आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, ये कराया जाएगा चैप्टर वाइज। कहने का मतलब क्या है कि पहली वीडियो जो आपकी होगी उसके अंदर हम चैप्टर 2 की बात करेंगे, फिर 3 की बात करेंगे, फिर 4, फिर 7 और फिर 9। इस तरीके से 5 वीडियोस के अंदर इसको कवर कराया जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा अमेंडमेंट आपका आया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर भी, तो उसको भी एक सेपरेट वीडियो में कवर कराया जाएगा। कुल मिला के जो आपकी अमेंडमेंट की वीडियोस होंगी वो होंगी 6। और आपको पता है कि जो भी अमेंडमेंट की वीडियोस या जो भी हम पार्ट में वीडियोस बनाते हैं उसको एट द एंड कंपाइल कर देते हैं। तो इसके बाद एक फाइनल कंपाइलेशन वीडियो आपकी और आएगी विच इज द लास्ट, जिसके अंदर इन 6 के 6 को एक जगह पे प्लेस किया जाएगा। ये बस इस सिंप्लिसिटी के लिए है कि अगर किसी बच्चे को सिर्फ चैप्टर 3 के अमेंडमेंट को देखना होगा तो उसको पूरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। वो चैप्टर 3 वाले वीडियो को उठा के अपने अमेंडमेंट को कवर कर सकता है। और अगर कोई ऐसा है जिसको पूरी अमेंडमेंट देखनी है तो वो इंडिविजुअली भी देख सकता है ब्रेक ले लेके, या फिर वो कंसोलिडेट एक साथ एक वीडियो के अंदर सारी चीज को कवर अप कर सकता है। तो दिस इज फॉर द सिंप्लिसिटी ओनली, और कोई पर्पस नहीं है इसके पीछे। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर चैप्टर 2 के अमेंडमेंट का। बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है और कोई भी अमेंडमेंट को आपको बताने से पहले मैं उसको याद दिलाऊंगा कि किस तरीके से आपने उसको पढ़ा और क्या चीजें उसके अंदर आपको बताई गई थी और अब उसके अंदर क्या बदलाव आ गए हैं। ठीक है, चलिए जी, तो शुरू करते हैं अमेंडमेंट्स को। सबसे पहली बात आती है, ये कुछ स्टार्टिंग में इंट्रो था वो मैंने आपको बता दिया है। चैप्टर 2 आपको ध्यान होना चाहिए। चैप्टर 2 का आपका नाम हुआ करता था इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। ठीक है जी, इसके अंदर अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट कब आया है? अमेंडमेंट आया है 10 मई 2019 को। क्या है इसके अंदर बदलाव? कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिए। क्या अमेंड कर दिया? जो आपका कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 था उसके अंदर 5वां अमेंडमेंट लाया गया जिसका नाम रखा गया है कंपनीज इनकॉर्पोरेशन 5th अमेंडमेंट रूल 2019। ठीक है जी, स्टार्टिंग का आपका रूल है, आपको पता है कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। इसके अंदर भी एक 5वीं बार अमेंडमेंट किया गया है जिसका नाम हो गया आपका 5th अमेंडमेंट रूल्स 2019। क्या अमेंडमेंट है वो ध्यान देना है आपको। तो इस कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 के अंदर आपने एक रूल पढ़ा है, रूल नंबर 8। अभी आपको याद दिलाऊंगा ये क्या था। इस रूल नंबर 8 को फुल्ली सब्स्टिट्यूट कर दिया गया 3 रूल्स के अंदर, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8A और रूल नंबर 8B। इसका मतलब यह हुआ कि पहले एक रूल हुआ करता था जिसका कि एक ही नंबर था, रूल नंबर 8। अब इसी रूल के अंदर जितनी बातें थी उसको तोड़ दिया गया है रूल नंबर 8 के अंदर। कुछ बातें डाल दी गई रूल नंबर 8A के अंदर और कुछ बातें डाल दी गई हैं रूल नंबर 8B के अंदर। ठीक है, ये तो इसका एक प्राइमरी है। अब आपके लिए क्या रेलेवेंट है इसके अंदर, आपको ये ध्यान रखना है कि आपने एक मुद्दा ऐसा है जो कि आपने पढ़ा था कि एज पर रूल 8 वैसा होता है, वो मुद्दा अब बन गया है एज पर रूल 8B। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपने ऐसा क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था एक टॉपिक अनडिजायरेबल नेम्स का। अनडिजायरेबल नेम्स का टॉपिक था आपके नेम क्लॉज के अंदर। अब मैं पहले आपको वहां लेके चलता हूं और फिर इसके ऊपर आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको ध्यान हो, चैप्टर 2 आपको मैंने कराया था वीडियो के माध्यम से और उसके अंदर हमने इस वाले एरिया को कवर किया था जिस टॉपिक का नाम था आपका अनडिजायरेबल नेम। ये अनडिजायरेबल नेम जो है वो आपका पाया जाता है नेम क्लॉज के अंदर। अगर आप नेम क्लॉज को पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक हेडिंग आती है अनडिजायरेबल नेम की, और अनडिजायरेबल नेम के अंदर हमने पढ़ा था रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 बेसिकली क्या बताता था? देखो, ये रूल नंबर 8 था जिसके अंदर हमने देखा था कि एज पर रूल नंबर 8 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 द फॉलोइंग वर्ड्स, कुछ वर्ड के बारे में कहा गया था कि इन वर्ड्स को अगर आपको यूज करना है अपने कंपनी के नेम के अंदर तो उसके लिए आपको पहले एक अप्रूवल लेनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसके बाद ही आप उन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। होपफुली आपको याद आ गया होगा। The following words and combination thereof shall not be used, इसको यूज नहीं कर सकते in the name of the company unless कि आपने क्या ले रखा हो, previous approval of central government has been obtained for the use of any such word or expression। कैसे कैसे वर्ड थे? जैसे आपको कंपनी नाम में बोर्ड यूज करना है, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल,
फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। इस टाइप की एक लिस्ट है जिसके अंदर चुनिंदे काफी सारे वर्ड बताए गए हैं, जिसको मैं कुछ आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बता दिया गया। इस टाइप के वर्ड अगर आप अपने कंपनी के नेम के अंदर यूज करना चाहते हो तो आपको उसके लिए एक पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये बात कही जाती थी रूल नंबर 8 के अंदर। ठीक है, बातों के अंदर कोई बदलाव नहीं है, बात तो अभी भी यही कही जा रही है। बस ये कहा गया कि जब आप इसको कोट करोगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि एज पर रूल 8, अब आप बोलोगे इसको एज पर रूल 8B। ठीक है जी, बस एक छोटा सा माइनर अमेंडमेंट है कि कंटेंट सेम है, जो बात कही जा रही थी रूल के अंदर वो सेम है, बस रूल का नाम बदल गया। रूल 8 के अंदर बहुत सारी बातें थी, रूल 8 अभी भी एग्जिस्ट करता है। ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि आप ऐसा नहीं है कि सारे रूल 8 जितने भी आपने पढ़े हैं सभी रूल 8 को रिप्लेस कर दोगे 8B से, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। आपके रूल 8 की जितनी और बातें होंगी वो सारी रूल 8 में ही रहेंगी। आपको सिर्फ इस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ध्यान देना है, इस अनडिजायरेबल नेम के इस रूल नंबर 8 पे ध्यान देना है, जिसको 8 के अंदर आप पढ़ा करते थे, उसका नाम अब आपका 8B हो गया है। बाकी कोई भी कंटेंट जो रूल नंबर 8 का हुआ करता था वो 8 के अंदर ही है या फिर 8A में गया होगा, विच इज नॉट रेलेवेंट फॉर यू इन नवंबर 2020 या दिसंबर 2020 अटेम्प्ट। ठीक है, चलिए, तो ये एक छोटी सी अमेंडमेंट थी जिसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि 8A की जगह अगर आप आंसर में कोट करने बैठोगे तो आप 8B कोट करोगे। एक बार देख लेते हैं फिर से इसको। कह रहा है ऑन दिस, ये तो देख लिया हमने, अनडिजायरेबल नेम, the word or combination thereof which shall not be used in the company, in the name of a company depicting the same meaning unless the previous approval of central government has been obtained for use of any such word or expression were earlier covered under rule 8। पहले इसको रूल 8 में देखा जाता था। as per amendment now they are dealt with रूल नंबर 8B। बस इतनी छोटी सी बात है। आई होप आपको चीज समझ में आ गई, आप इसको ध्यान रखोगे एग्जाम में कोड। अदरवाइज चैप्टर नंबर 2 एज इट इज है, जो आपने पढ़ा है उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है, बहुत ही माइनर, बहुत छोटा सा बदलाव था जो कि आप ध्यान रखना है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आपको अगर इसको रूल को कोट करने की आवश्यकता पड़ती है तो आप उस कोट करते वक्त रूल 8 ना लिखते हुए 8B लिखेंगे। इंपॉर्टेंट ये अपने आप में हो जाता है कि इसके ऊपर सवाल उठ के आएगा, रीजन बीइंग क्योंकि ये अमेंडमेंट का हिस्सा हो चुका है। चलिए जी, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर की अमेंडमेंट को लेंगे हम फर्दर पार्ट्स के अंदर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। हाँ जी दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 3 के अमेंडमेंट्स को देखते हैं। अब आपको ध्यान होगा चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम हुआ करता था। नाम था इसका प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो प्रोस्पेक्टस की बेसिकली मोटी मोटी बातें चलती थी और अलॉटमेंट के ऊपर तो एक लास्ट का एक सेक्शन आ जाता था, पर पूरा जो चैप्टर आपका घूम रहा था वो घूम रहा था ये वाला प्रोस्पेक्टस के ऊपर। अब इसके अंदर 3 सेक्शंस के अंदर अमेंडमेंट आया है, सेक्शन नंबर 26, सेक्शन नंबर 29 और सेक्शन नंबर 35। ठीक है, इन तीनों सेक्शन की बात करेंगे। सेक्शन नंबर 26 आपका होता था जो बात करता था कि क्या क्या मैटर्स होंगे जो कि प्रोस्पेक्टस के अंदर होने चाहिए। 29 बात करता था कि जो आपके पब्लिक ऑफर होंगे या जो भी आपकी इश्यूज वगैरह होंगे, सिक्योरिटीज वगैरह, वो सारी डीमेट फॉर्म में होगी। और 35 जो है वो आपकी बात करता था सिविल लायबिलिटीज के ऊपर। तो कहने का मतलब ये 3 सेक्शन है जिसके अंदर अमेंडमेंट आई है। 26 का ही जो अमेंडमेंट है वो जा रहा है 25 के अंदर, क्योंकि कुछ ऐसी लाइन थी जो 26 के अंदर भी पाई जाती है और वही लाइन 35 के अंदर भी होती है। तो कहीं इसलिए जो 26 के अंदर बदलाव किए गए हैं, इसीलिए 35 के अंदर भी उन्हीं लाइन को बदला गया है। जो उसके अलावा काम की चीज है वो है आपकी 29 के अंदर, जहां पे इंसर्ट किया गया एक एडिशनल सब सेक्शन। तो इसलिए वो एक थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से वहां पे एक सब सेक्शन को तोड़ के 2 सब सेक्शन बनाया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है आपका ये नाम क्या रखा गया है। तो नाम आपको ऑब्वियसली पता है, ये जो हम पढ़ रहे हैं कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। और इसके अंदर जो चेंजेस किए गए हैं वो चेंजेस जो आपके एप्लीकेबल होंगे वो एप्लीकेबल होंगे 15 अगस्त 2019 से। मतलब जिसकी नोटिफिकेशन आई वो आई आपकी 14 अगस्त 2019 को, और कहा गया कि जो भी इसके अंदर बदलाव है वो बदलाव जो है वो माने जाएंगे कब वो इंटू फोर्स आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 15 अगस्त 2019 से एप्लीकेबल हो जाएगा। सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 26। सेक्शन नंबर 26 में कहा जा रहा है क्या कि सब सेक्शन नंबर 4 हुआ करता था, 5 था, 6 था, इन तीनों सब सेक्शन में जो वर्ड रजिस्ट्रेशन लिखा जाता था उसको हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पर वर्ड लिखा जाएगा फाइलिंग। ठीक है, और एक सबसेक्शन नंबर 7 हुआ करता था, उसको हम कह रहे हैं कि पूरा पूरा उड़ा देंगे, मतलब सबसेक्शन 7 जो है अब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फटाफट से देखते हैं इन 4 सबसेक्शनों में क्या क्या बातें थी और किस तरीके से ये एप्लीकेबल होगा आपके लिए। तो आइए याद करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के अंदर अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 26 की, तो ये रहा आपका सेक्शन नंबर 26। आ जाओ, सेक्शन नंबर 26 था आपका मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस की। कौन कौन सी बातें हैं जो प्रोस्पेक्टस के अंदर आया करेंगी, ये हमने देखा था। इसके अंदर बहुत सारे सबसेक्शंस थे, सारे हमारे रेलेवेंट नहीं है, सबके अंदर बदलाव नहीं हुए हैं, तो बाकी सारे एज इट इज चलेंगे। बात करते हैं सबसेक्शन नंबर 4 की, 5 की और 6 की। सबसे पहले 4 देखते हैं। 4 आपको कह रहा है क्या कि
प्रोस्पेक्टस टू बी इशूड आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस विद अदर फॉर्मेलिटीज। तो ये आपका सबसेक्शन का नाम था कि प्रोस्पेक्टस जो इशू किया जाएगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस जो भी होंगी सारी फॉर्मेलिटीज की, वो भी होना जरूरी है। मतलब कहीं ना कहीं ये हुआ कि रजिस्ट्रेशन से या फिर जितनी भी फॉर्मेलिटी की कंप्लायंसेस हैं वो करने से पहले आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते। इसका सिंपली मतलब ये निकल के आता है कि प्रोस्पेक्टस आप तभी इशू कर दोगे जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ऑब्वियसली विद द रजिस्ट्रार एंड कंप्लायंस हो जाएगा जितनी भी फॉर्मेलिटीज है उन सभी फॉर्मेलिटीज का। ठीक है, अब इसमें आपको किस तरीके से रिप्लेस करना है, आपको कहा गया कि भाई साहब जहां जहां रजिस्ट्रेशन पाया जाएगा उन सभी रजिस्ट्रेशन वर्ड का गला दबा देना है आपको और वहां पे यूज करना है आपको वर्ड फाइलिंग। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोस्पेक्टस टू बी इशूड आफ्टर क्या फाइलिंग, आफ्टर फाइलिंग and compliance with other formalities. No prospectus shall be issued by, on or before of a company or in relation to a intended company unless on or before the date of its publication there has been delivered to registrar for यहां पे भी वर्ड क्या यूज करोगे आप, फाइलिंग, रजिस्ट्रार फॉर filing a copy thereof signed by every person who is named in therein as a director or proposed director of a company by his duly authorized attorney। तो सिंपल सी बात थी, मीनिंग आपको क्लियर है इसमें, ऐसा कुछ नहीं था कि कहा गया था कि रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंसेस के बाद ही प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो। अब वहां पे आपको कहना है कि फाइलिंग और कंप्लायंसेस के बाद ही आप प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकते हो। अगला आया था एक एक्सपर्ट रिपोर्ट के ऊपर पॉइंट, इसी को रिलेट किया गया है आपके सेक्शन नंबर 35 के अंदर भी। 35 के अंदर जो चेंजेस है वो इसी पॉइंट को लेके है और इसके अंदर एक एम्बिगिटी है जो अभी भी एग्जिस्ट करती है, जो होपफुली आगे के अमेंडमेंट में क्लियर हो जानी चाहिए, बट फिलहाल इन्होंने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चलिए तो देखते हैं बेसिकली ये क्या था। तो इसमें बात करता था कि अगर एक्सपर्ट जो है, एक्सपर्ट्स की जो भी स्टेटमेंट है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर अनलेस अदरवाइज, कि वो जो एक्सपर्ट ने ओपिनियन दिया है वो हमारा इंगेज नहीं होना चाहिए हमारी कंपनी की फॉर्मेशन वगैरह से रिलेटेड में, और अगर उसने कोई रिटन कंसेंट दिया हुआ है तो वो उसका विड्रॉ नहीं होना चाहिए, नॉट विड्रॉन सच बिफोर द डिलीवरी ऑफ अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस टू दी रजिस्ट्रार फॉर, अगेन वर्ड आपका ये होगा रजिस्ट्रेशन, ये कट जाएगा और इसकी जगह क्या वर्ड आएगा, फाइलिंग, एंड द स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट शैल बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। तो उस केस में आप जो स्टेटमेंट होगा एक्सपर्ट का उसको आप इंक्लूड कर सकते हो अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो ये बेसिकली बात था आपका सबसेक्शन 5 जिसके अंदर कहा जाता था कि जो एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है उसको कब सिचुएशन ऐसी बनेगी जब आप उसको इंक्लूड कर सकते हो प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो उसके ऊपर ये सिनेरियो था, तो उसके अंदर बात आती थी कंसेंट की और कंसेंट को विड्रॉ ना करने की। तो जो ना विड्रॉ है, मतलब जो कहा जा रहा है कि उसने विड्रॉ ना किया हो, कब तक, बिफोर द डिलीवरी ऑफ अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस टू द रजिस्ट्रार फॉर फाइलिंग वर्ड यूज करोगे, पहले आप रजिस्ट्रेशन वर्ड यूज करते थे। उसके बाद आपकी आती है कंप्लायंसेस को लेके आपका अगला सबसेक्शन आता है, सबसेक्शन नंबर 6, जिसके अंदर कहा जा रहा था कि एवरी प्रोस्पेक्टस इशूड अंडर सबसेक्शन 1 शैल ऑन फेस ऑफ इट state that a copy has been delivered for registration to the registrar as required under subsection 4। मतलब कि आपको फॉर्मेलिटीज के अंदर क्या पूरा करना है कि जो भी आप प्रोस्पेक्टस इशू करने जा रहे होगे उसके चेहरे के ऊपर, मतलब फ्रंट में उसके बिल्कुल आपको मेंशन करना है क्या, कि ये जो प्रोस्पेक्टस है ये डिलीवर कर दिया जा चुका है किसको, रजिस्ट्रार को, फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। नहीं बोलोगे अब, आप बोलोगे क्या, फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग। मतलब इसकी फाइलिंग के लिए जो डिलीवरी होनी चाहिए थी वो डिलीवरी हो चुकी है रजिस्ट्रार के पास, जो कि रिक्वायरमेंट होती थी सबसेक्शन नंबर 4 की। ठीक है, स्पेसिफाई एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय दिस सेक्शन टू बी अटैच्ड टू द कॉपी सो डिलीवर्ड और रेफर टू द स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस व्हिच स्पेसिफाई दिस डॉक्यूमेंट। कोई बदलाव नहीं इस क्लॉज के अंदर। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन नंबर 7 के ऊपर, जिसको कि कहा गया कि पूरा डिलीट कर दिया गया है, पूरा काटा दिया गया है, तो इसको आपको इग्नोर कर देना है। अब इसके अंदर हुआ क्या करता था एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कहा जाता था कंप्लायंस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शंस बिफोर रजिस्ट्रेशन, द रजिस्ट्रार शैल नॉट रजिस्टर अ प्रोस्पेक्टस अनलेस द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस section with respect to the registration are complied and with the prospectus is accompanied by the consent in writing of all the person named in the prospectus। तो बेसिकली सिंपल सी बात कही जा रही थी कि जो रजिस्ट्रार है हमारा वो रजिस्टर नहीं करेगा किसी भी प्रोस्पेक्टस को अनलेस की जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल हो गई हो। तो बहुत ही जेन्युइन और कॉमन सी बात थी जिसकी कि ऐसे रिक्वायरमेंट अब नहीं लगती हमारी गवर्नमेंट को, इसलिए उन्होंने कहा कि इस पॉइंट को हटा दो भाई साहब। रजिस्ट्रार इतना समझदार तो हमारा होता ही है कि वो चेक करता है कि सारी चीजें कंप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही, जो भी सेक्शन और जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह है वो सारी फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर वो फुलफिल नहीं हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि रजिस्ट्रार हमारा उसको रजिस्टर नहीं करता है। तो इसलिए इसको अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है इस सब सेक्शन के अंदर, तो इसलिए इसको अब ओमिट कर दिया गया है, इसको आपको भूल जाना है, इसको आपको याद नहीं रखना। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 26 जिसके अंदर 4 सब सेक्शन के अंदर बदलाव थे, 3 के अंदर बेसिकली बदलाव थे और एक जो है वो आपका डिलीट ही कर दिया गया है। आगे देखते हैं
सेक्शन नंबर 29 के अंदर क्या बदलाव किया गया? सेक्शन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि सबसेक्शन 1 का जो क्लॉज बी है उसके अंदर एक वर्ड यूज होता था पब्लिक, उसको कह रहे हैं कि भाई साहब काट दो, भूल जाओ। और एक सबसेक्शन 1 के अंदर एक अगला सबसेक्शन और इंसर्ट कर दिया गया जिसका नाम रखा गया सबसेक्शन 1A। सबसेक्शन 1 था, सबसेक्शन 2 था, तो सबसेक्शन 1 के अंदर एक बदलाव किया गया और उसके बाद कहा गया कि सबसेक्शन 1A को इंसर्ट करना है इसके साथ, जिसको कि इस तरीके से कोट किया जाएगा। अब ये कोट करने से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा कि 1 क्या क्या बातें कहता था। आइए जी, तो देखते हैं 1 को ढूंढते हैं। सेक्शन नंबर 29 पे जाते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 29 आपका ये रहा। सेक्शन नंबर 29 का सबसेक्शन नंबर 1 क्या बात कहता था? 1 ये कहता था कि हर एक कंपनी जो कि पब्लिक ऑफर कर रही है उसको क्या करना पड़ेगा, जो सिक्योरिटीज को इश्यू करने पड़ेंगे वो करने पड़ेंगे डीमेटलाइज्ड फॉर्म के अंदर ही, और उसको कंप्लाई करना पड़ेगा उन सभी प्रोविजंस को जो कि आपको डिपॉजिटरी एक्ट 1996 बताता है। तो सिंपल सी बात थी, कुछ खास नहीं था इसके अंदर। इसके अंदर कहा जा रहा था कि अगर कोई भी पब्लिक ऑफर कर रही है कंपनी एंड सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल नंबर 9 ऑफ जो आपका कंपनीज का रूल नंबर 9 है, कंपनीज रूल्स 2014 का, उसको इश्यू करना पड़ेगा सिक्योरिटीज को ओनली इन डीमेट फॉर्म। वैसे आपने देखा हुआ है कि इन जनरल सिक्योरिटीज डीमेट फॉर्म में भी इश्यू हो सकते हैं और फिजिकल फॉर्म में भी इश्यू हो सकते हैं, लेकिन कहा गया कि इन कंपनी के लिए कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है कि इनको अगर सिक्योरिटी इश्यू करनी है तो वो करनी होगी सिर्फ और सिर्फ डीमेट फॉर्म के अंदर और डिपॉजिटरी एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरे सबसेक्शन के अंदर बात करता था कि कोई और कंपनी जो रह गई इसके अलावा कोई और कंपनी जो रह गई, सबसेक्शन 1 के अलावा जो भी कंपनी बच गई, वो कन्वर्ट कर सकती है सिक्योरिटीज को कहां पे, डीमेट फॉर्म के अंदर, और इश्यू कर सकती है अपनी सिक्योरिटी को फिजिकल फॉर्म के अंदर इस एक्ट को कंप्लाई करते हुए या फिर डीमेट फॉर्म को डीमेट एक्ट को कंप्लाई करते हुए। तो सिंपल सी बात क्या कहा गया कि कोई और कंपनी जो है अगर उसने फिजिकल फॉर्म में पहले से इश्यू कर रखा है तो उसको वो कन्वर्ट कर सकती है डीमेट फॉर्म में। फ्रेश इश्यू की बात करें तो वो फिजिकल फॉर्म में भी इश्यू कर सकती है और डीमेट फॉर्म में भी इश्यू कर सकती है। फिजिकल फॉर्म में करेगी तो इस कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करेगी और डीमेट में इश्यू करेगी तो उसके अंदर वो डीमेट एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करेगी। ये बात आपकी कही जाती थी। अब बदलाव क्या है, तो देखो बदलाव क्या है। सबसे पहले इसका क्लॉज 1 है 29(1) का, वो कहता है कि एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर, ठीक है जी, एंड अब ये क्लॉज बी शुरू हुआ, सच अदर क्लास और क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज में से इस पब्लिक को आपको काट देना है, सीधा सीधा कहना है कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल नंबर 9 ऑफ कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 2014, और वो इशू करेंगे डीमेट फॉर्म के अंदर। ये कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये पब्लिक वर्ड को हटा दिया गया। पब्लिक वर्ड को क्यों हटा दिया गया? यहां पे कहा जा रहा है कि जो पब्लिक ऑफर करेगी वो पब्लिक कंपनी तो होगी यार। ये बड़ी बेवकूफी सी नहीं है कि जो पब्लिक ऑफर करने जा रही है वो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक कंपनी होगी, तो इस पब्लिक वर्ड का यहां पे कोई औचित्य नहीं रह जाता, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं बच जाती है, इसलिए कहा गया कि इस पब्लिक वर्ड को यहां से उड़ा दो। ठीक है जी, उड़ा दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि पब्लिक ऑफर वर्ड यूज करना है, उसके बाद आपको सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज यूज करना है, पब्लिक वर्ड को यूज नहीं करना। और जो यहां पे इंसर्ट किया गया है वो इंसर्ट किया गया है 1A। 1A किसकी बात कर रहा है? 1A बात कर रहा है अनलिस्टेड कंपनीज की। 1A जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है? ये तो ऑब्वियस सी बात है, किसकी बात हो गई? लिस्टेड कंपनीज की बात हो गई 1 के अंदर। 1A जो कह रहा है वो बात कर रहा है अनलिस्टेड कंपनीज की। क्या कह रहा है ये? कह रहा है इन केस ऑफ सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, उनको भी सिक्योरिटी जो इश्यू करना पड़ेगा, सिक्योरिटी शैल बी हेल्ड और ट्रांसफर्ड ओनली इन डीमेट फॉर्म इन द मैनर लेड डाउन इन डिपॉजिटरी एक्ट 1996 एंड द रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। तो कहा जा रहा है क्या कि अगर अनलिस्टेड कंपनी की बात भी करें तो उन कंपनीज को भी अगर अपने सिक्योरिटीज को रखना है या फिर उसको ट्रांसफर करना है तो उसको करना पड़ेगा ओनली इन डीमेट फॉर्म, कोई और ऑप्शन उनके पास नहीं बच जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले यहां पे बात किया गया इशू के रिगार्डिंग। इशू के लिए तो आपको ऑब्वियसली बात बता गया कि अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक ऑफर करने जा रही है तो उसको डीमेट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं अनलिस्टेड कंपनी की, जो कि पब्लिक ऑफर अगर नहीं भी कर रही है तो अनलिस्टेड कंपनी को अगर सिक्योरिटीज को हेल्ड करना है या फिर उसको ट्रांसफर करना है तो वो करना पड़ेगा डीमेट फॉर्म के अंदर ही। इसको इंसर्ट किया गया एज पर सबसेक्शन नंबर 1A। सेक्शन 29 का सबसेक्शन 1A के रूप में आप इसको जानेंगे। और उसके बाद जो आपका 2 था, जो एनी अदर कंपनी की बात करता था, उसके लिए तो फ्रीडम है कि भाई साहब तुम डीमेट फॉर्म में भी कर सकते हो, फिजिकल फॉर्म में भी कर सकते हो, और फिजिकल फॉर्म में अगर पहले से पड़ा हुआ है तो उसको आप अपने डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट भी करा सकते हो, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो दिस इज द अमेंडमेंट एप्लीकेबल फॉर सेक्शन नंबर 29 अंडर चैप्टर नंबर 3। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला अमेंडमेंट आता है आपका सेक्शन नंबर 35 का। 35 बेसिकली क्या बात करता था? 35 के अंदर आपकी एक्सेप्शन हुआ करती थी। 35 को पहले देखते हैं। 35 को ढूंढा जाए, 35 मिल गया, 35 नहीं मिला। यस, दिस इज द 35।
35 बात कर रहा है सिविल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। तो आपने इसके अंदर देखा था कि भाई साहब क्या क्या लाइबिलिटी होती है पर्सनस वगैरह की, कौन कौन लोग इसके अंदर लाइबल होंगे अगर उन्होंने कोई भी मिस स्टेटमेंट करी है तो। फिर इसके अंदर आया था एक्सेप्शन, इसके अंदर आया था आपका सबसेक्शन नंबर 2 जो कि बात करता था एक्सेप्शंस को, जिसके अंदर कहा गया था कि भाई साहब इन लोगों के ऊपर कोई भी सिविल लाइबिलिटी जो सेक्शन 35 की है वो अट्रैक्ट नहीं होगी, इन लोगों को उसकी छूट दी गई थी, कहीं ना कहीं ये बच जाते हैं अपनी लाइबिलिटीज से। ठीक है जी। इसके अंदर भी एक पॉइंट था आपका क्लॉज नंबर सी जो कि बात करता था एक्सपर्ट्स की, इसके ऊपर ही अमेंडमेंट है। देख लेते हैं क्या कह रहा है। इन सेक्शन 35 इन सबसेक्शन 2 एंड इन क्लॉज सी, तो हमने ढूंढ लिया एक्सेप्शन का है, एक्सेप्शन का क्लॉज सी जो है वो एक्सपर्ट की बात करता है। यहां पे भी कहा गया कि जो वर्ड यूज किया गया है डिलीवरी ऑफ कॉपी फॉर प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन, इसकी जगह आपको वर्ड यूज करना है फाइलिंग ऑफ कॉपी फॉर प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्टर। तो कहने का मतलब वही हुआ कि रजिस्ट्रेशन वर्ड को एलिमिनेट करते हुए वर्ड क्या डालना है, यहां पे भी फाइलिंग वर्ड डालना है, जो कि हमने पीछे भी देखा था। ठीक है, चलिए जी एक बार पढ़ते हैं जरा क्या कहता था ये कहता था दैट एज रिगार्ड एवरी मिसलीडिंग स्टेटमेंट purported to be made by an expert, कोई भी अगर मिसलीडिंग स्टेटमेंट है जो कि एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है और कंटेंट इन व्हाट purports to be copy of an extract from a report or valuation of an expert, it was correct and fair representation of the statement or a correct copy of or a correct or fair extract from the report or valuation, and he had reasonable ground to believe that and did up to the time of the issue of the prospectus believe that the person making the statement was competent to make it and that the said person had given the consent required by subsection number 5 of section 26 जो कि हमने पीछे देखा जिसके अंदर अमेंडमेंट आई है to the issue of the prospectus and had not withdrawn that consent before the delivery of a copy of prospectus for registration। इसी के अंदर बदलाव है आपका, और to the defendant's knowledge before the allotment thereunder। तो बेसिकली ये जो इसका इस पर्टिकुलर क्लॉज का क्रक्स था वो ये था कि अगर कोई भी एक्सपर्ट ने कोई भी रिपोर्ट दी है, कोई वैल्यूएशन दी है जिसको कि हमने ऐड किया हुआ है प्रोस्पेक्टस के अंदर, और उस एक्सपर्ट को ऐसा लगता है कि भाई साहब जो भी उसने रिपोर्ट बना के दी है उसके पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि भाई साहब उसने सही बनाया है और उस स्टेटमेंट को बनाने के लिए वो कॉम्पिटेंट पर्सन है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होती सेक्शन नंबर 35 की। अब यहां पे कहा गया वही कंसेंट वाली बात की, उसने कंसेंट दी थी अपनी जो कि रिक्वायर्ड होता है सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 26 के अंदर, और इस कंसेंट को जो उसने दिया है वो उसने विड्रॉ नहीं किया है। कब तक विड्रॉ नहीं किया है? बिफोर डिलीवरी ऑफ अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन। इसकी जगह आप वर्ड यूज करोगे क्या? फाइलिंग। इसकी जगह जो आप वर्ड यूज करना है आपको क्या यूज करना है? फाइलिंग ऑफ कॉपी विद द रजिस्ट्रार। ठीक है जी, तो इसकी जगह जो आप वर्ड यूज करोगे वो ये वर्ड क्या यूज करोगे? फाइलिंग ऑफ अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार। अब ध्यान दो जरा, इसके अंदर जो मेरे हिसाब से एम्बिगिटी एक बच जाती है जब हमने देखा इस सबसेक्शन नंबर 5 को, तो वहां पे हमने देखा कि भाई साहब सिर्फ डिलीवरी की जगह पर, सॉरी रजिस्ट्रेशन की जगह पर उन्होंने कहा कि आप वर्ड यूज कर दो फाइलिंग का, लेकिन यहां पे कह रहे हैं नहीं, इस पूरे एक पैराग्राफ पूरे एक स्टेटमेंट को चेंज करना है जहां पे पूरी शुरुआत जो होती है वो होती है डिलीवरी से, डिलीवरी ऑफ अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन। इसकी जगह आपको यूज करना है फाइलिंग ऑफ अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार। तो यहां पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो दो वर्ड एलिमिनेट हो रहे हैं। दो वर्ड कौन कौन से एलिमिनेट हो रहे हैं? एक वर्ड एलिमिनेट हो रहा है आपका डिलीवरी का, दूसरा वर्ड एलिमिनेट हो रहा है रजिस्ट्रेशन का, और इसकी जगह यूज किया जा रहा है फाइलिंग। ठीक है ना, फाइलिंग ऑफ अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस पहले भी था, फॉर रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, इसको हटा देके विद द रजिस्ट्रार कर दिया गया, रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग की जा रही है, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। अब मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे ये है कि दो वर्ड एलिमिनेट किए गए, यहाँ पे एक डिलीवरी हटाया गया, एक आपका रजिस्ट्रेशन हटाया गया। ऑब्वियस सी बात है जब हम रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग करेंगे तो इट इज ऑटोमेटिकली एज्यूम टू बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। ठीक है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, और जो हमने फाइलिंग की है ऑब्वियसली इट इज फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो इसलिए एक फाइलिंग अपने आप में एक कॉम्पिटेंट वर्ड है जो कि कहीं ना कहीं इन दोनों की जगह ले लेता है कि भाई साहब फाइलिंग कर दी गई मतलब डिलीवरी तो हो ही गई, और डिलीवरी किया गया है ऑब्वियसली फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ताकि उसके रिकॉर्ड में ये अपडेट हो जाए। ठीक है, अब मेरा ये कहना है कि जब 35 के अंदर इस पूरे पैराग्राफ को अमेंड किया गया, इस पूरे इस लाइन को अमेंड किया गया डिलीवरी से लेकर रजिस्ट्रेशन तक, तो सेम इसी एक्टिविटी को आपको अपनाना चाहिए था सेक्शन 26 के सबसेक्शन नंबर 5 के अंदर भी, लेकिन वहां पे इन्होंने नहीं अपनाया। वहां पे इन्होंने सिर्फ एक वर्ड को रिमूव कर दिया इस रजिस्ट्रेशन को फाइलिंग के साथ। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि फर्दर आगे चल के इसको अमेंड कर दिया जाना चाहिए इसी रूप में जिस रूप में किया गया सेक्शन नंबर 35 को, क्योंकि ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल सेंस लग रही है, इसकी मीनिंग एक प्रैक्टिकल वे में निकल के आ रही है। आपको क्या लगता है कमेंट बता देना, लेकिन अप्लाई मत कर लेना एग्जाम के अंदर। क्यों? क्योंकि जो अमेंडमेंट हुई है वही आपको अपनाना है, अपने आप में चाचा चौधरी नहीं बनना। एक सजेशन है, एक मेरे को लगा, ऑब्वियसली बात है जब आप पढ़ते हो किसी चीज को तो अपनी दिमाग की बत्तियां भी खोल के रखते हो कि आपको उससे क्या समझ में आ रहा है, लेकिन वो आपके इंटरप्रिटेशन के लिए है, उसको आपको एग्जाम में अप्लाई नहीं कर देना, क्योंकि जो आपको अमेंडमेंट बताती है गवर्नमेंट, जो बताता है आपको MCA, उसी को आपको अप्लाई करना होता है अपने ICI के अंदर,
क्योंकि आपका आईसीआई मॉड्यूल भी यही कह रहा है और ये जो अमेंडमेंट शीट है ये भी आईसीआई के द्वारा ही लॉन्च की गई है। तो इसलिए अगर आईसीआई भी चौधरी नहीं बन रहा तो आपको भी बनने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। चलिए जी, तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3। इसकी जो अमेंडमेंट थी तीनों सेक्शंस की वो हमने देख लिया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी और आप इसको अपडेट कर पाए होंगे अपने माइंड के अंदर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट चैप्टर के अमेंडमेंट में, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय। हाँ जी दोस्तों, तो नेक्स्ट अमेंडमेंट का चैप्टर आता है हमारे पास, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। अब आपको पता है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के अंदर आपने एक रूल नंबर 4 पढ़ा था जो कि कहीं ना कहीं बात करता था कंडीशंस के बारे में इन केस ऑफ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, कि अगर आप शेयर्स इशू करते हो विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स तो उस केस में क्या क्या कंडीशंस आपको फॉलो करने होते थे। इसके ऊपर था हमारा रूल नंबर 4। तो जो पहला अमेंडमेंट है इस चैप्टर के अंदर वो है रूल नंबर 4 के अंदर। इसके एक आप कह सकते हो क्लॉज जो है उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन आया है, मतलब वो पूरा रिप्लेस कर दिया गया है, और एक क्लॉज जो है वो आपका पूरा पूरा डिलीट कर दिया गया है। तो रूल नंबर 4 को हम समझेंगे। सेकंड जो अमेंडमेंट है इसके अंदर वो है रूल नंबर 18 के अंदर। रूल नंबर 18 का सब रूल नंबर 7 है, जिसके अंदर आपने सीखा है कि डीआरआर के क्या कंडीशंस होते हैं क्रिएट करने के, और दूसरा आपने देखा है डीआरआई के क्या कंडीशंस होते हैं। डीआरआई भी कह सकते हो इसको, आप डीआरडी भी कह सकते हो, डिबेंचर रिडेम्पशंस के डिपॉजिट्स जो होते हैं, या फिर डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट्स। तो इसके क्या कंडीशंस है, तो ये कंडीशंस आपको देखने हैं कि किस किस केसेस में बनाने होते हैं, किस किस केसेस में नहीं बनाने होते। इस टाइप से लेके पूरी बातें थी रूल नंबर 18 के अंदर। तो आपको पता है कि डीआरआर के ऊपर चेंजेस रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं, तो उसी में एक और चेंज है आपका जो कि आपके करंट अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसके अंदर काफी अच्छे बदलाव हैं। और शुरुआती तौर पर अगर मैं कहूं तो आपको अगर ध्यान है कि डीआरआर आपको बनाना है 25%, तो इसको आपको भूल जाना है। अगर आपको ये याद है कि डीआरआर बनाना है 25%, तो इसको आपको भूल जाना है, बिकॉज नाउ डीआरआर इज 10%। ये एक छोटी सी झलक है, बाकी देखते हैं इसमें इन डेप्थ क्या बातें लिखी गई हैं। काफी कॉन्सेप्चुअल है आपके इसके प्रोविजन जो रूल 18 के सब रूल 7 में दिए हुए हैं। उसको फिर सिंप्लीफाइड करने के लिए मैंने एक टेबल भी ड्राफ्ट किया जिससे आपको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए, तो पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि ये जो अमेंडमेंट है ये कब आया, ये अमेंडमेंट आया 16 अगस्त 2019 को। The central government has amended the company's share capital and debentures rule 2014 by the company share capital and debentures amendment rule 2019 के अंदर। अब अगर इसकी बात करें कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 में, तो इसके अंदर एक रूल नंबर 4 हुआ करता था, उसका सब रूल नंबर 1 था, और उसके क्लॉज सी को पूरा पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है इसके साथ, नंबर 1। नंबर 2 कि क्लॉज डी एक हुआ करता था, उसको पूरा का पूरा आपका ऑमिट कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। इन्फोर्समेंट डेट है आपकी 16 अगस्त 2019। तो अब सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारे जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर इसकी जिक्र कहां पे हुआ करती थी। तो अगर मैं आपको चैप्टर में लेके आऊं तो चैप्टर में आपने देखा था एक टॉपिक जो कि बात करता था डिफरेंशियल वोटिंग राइट के ऊपर, जैसे कि रूल नंबर 4 आपको यहां दिख रहा है। रूल नंबर 4 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल 14 स्टेट्स अबाउट द इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो इसको लेकर हमने कंडीशंस देखे थे काफी सारे क्लॉजेस के अंदर। इसमें एक क्लॉज सी था जो कि बात करता था कि द शेयर विद डिफरेंशियल राइट शैल नॉट एक्सीड 26% ऑफ द टोटल पोस्ट इश्यू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल राइट्स इश्यूड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेसिकली इसका मतलब यही था कि जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट के अंदर शेयर इश्यू किए जा रहे हैं वो कभी भी 26% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल इक्विटी शेयर्स के। मतलब इश्यू करने के बाद जो आपका पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल बनेगा उसका 26% से ज्यादा आपका नहीं हो सकता डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स। तो ये पॉइंट था जिसको कि पूरा का पूरा काट दिया गया है, मतलब दिस वन इज नॉट एप्लीकेबल इन नवंबर 2020 और दिसंबर 2020 अटेम्प्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा एक क्लॉज था आपका क्लॉज नंबर डी, इसको तो ओमिट ही किया गया, इसकी जगह तो रिप्लेसमेंट है, इसकी जगह नया प्रोविजन इंसर्ट किया गया, उसको पढ़ेंगे हम अभी। बट इसको तो पूरा का पूरा आपको एलिमिनेट कर दिया गया, मतलब डी पॉइंट जो था आपका, ये डी जो क्लॉज था ये अब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जो कि बात करता था कि कंपनी हैविंग कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फॉर दी लास्ट 3 इयर्स। मतलब कि अगर आपको इश्यू करना है तो उसके लिए कंपनी के पास प्रॉफिट का कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए पिछले लास्ट 3 इयर्स का। तो इसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है इन केस ऑफ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, चलिए, तो डी को तो आपको बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल, इसको आपको ना कहीं कोट करना है ना कुछ, जस्ट भूल जाना है इसको। सी की जगह देखते हैं कि क्या इंसर्ट किया गया है। सी में जो 26% वाली बात थी शेयर्स को लेके, उसको चेंज कर दिया गया है वोटिंग पावर से। मतलब कि जो नया प्रोविजन इंसर्ट किया गया वो ये इंसर्ट किया गया, द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट ऑफ द कंपनी शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। मतलब
कि जो वोटिंग पावर होंगे डिफरेंशियल वालों के पास, डिफरेंशियल राइट्स वालों के पास जो वोटिंग पावर होगा वो 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 74% किसका? टोटल वोटिंग पावर का, इंक्लूडिंग वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स इशूड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है ना। तो जैसे वहां शेयर्स की बात करें तो शेयर्स में कहा गया था कि 26% से ज्यादा शेयर्स नहीं होने चाहिए। अब उसको हटाते हुए कह दिया इन्होंने कि भैया वोटिंग पावर की बात करते हैं, शेयर की बात नहीं करेंगे। और वोटिंग पावर के अंदर आपको देखना है 74% का दायरा। 74% आपका क्रॉस नहीं होना चाहिए उन शेयर्स का जिनके पास डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि 74% आपको देखना है कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर जो है वो एक्सीड ना कर जाए 74% से ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडिंग द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है, चलिए जी। तो और डी जो है ये एलिमिनेट हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 4। बहुत छोटा अमेंडमेंट था बट इंपॉर्टेंट है नो डाउट, क्योंकि डिफरेंशियल वोटिंग राइट या डिफरेंशियल राइट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके या केस स्टडी आपके एग्जाम में कई दफा पाए जाते हैं। तो नो डाउट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आगे बात करते हैं रूल नंबर 18 की। ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफी लंबा चौड़ा भी दिया गया है, तो इसलिए इसको समरी बनाने के लिए इसका एक टेबुलर प्रेजेंटेशन का यूज किया गया, जो कि मैं एंड में आपको दिखाऊंगा, जो मेरे खुद के द्वारा बनाया गया है। चलिए पहले तो देखते हैं कि हमारा जो प्रोविजन है वो क्या कह रहा है। तो कह रहा है क्या कि आपका रूल 18 का जो सब रूल 7 हुआ करता था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या है कि अगर आप पहले देखोगे अपना सब रूल नंबर 7 तो काफी लिमिटेड बातें थी उसके अंदर, काफी छोटा था वो। अगर आपको दिखाऊं मैं कि आप कहते हैं कि सब रूल 7 सर कहां हुआ करता था हमारे मॉड्यूल में, जरा हमें दिखाओ। तो मॉड्यूल के बिल्कुल सबसे लास्ट पेज में आप आ जाओ, जहां आपका मॉड्यूल खत्म हो रहा होगा। इस लास्ट पेज में जब आओगे तो यहां पे आपको दिखाई देगा इसके बारे में, एज पर द कंपनी शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल 2014 द कंपनी शैल क्रिएट डीआरआर वगैरह वगैरह इसकी बातें थी। तो ये जो पूरा प्रोविजंस था ये आपका था रूल नंबर 18 सब रूल नंबर 7, जिसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी आपने बातें देखी थी कि इतना इतना बनाना होता है, ऐसे ऐसे करना होता है, पब्लिक इश्यू, प्राइवेट इश्यू वगैरह वगैरह, काफी सारी बातें थी। कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उससे रिलेटेड बातें थी। ठीक है ना। तो इन्हीं चीजों को और डिटेल्ड कर दिया गया, ऐसा समझ लो आप कि काफी डिटेल्ड फॉर्म में इसको बताया गया है, जिसके लिए आपके लिए एक टेबल बनाया गया है, जिस टेबल को हम एट द एंड समझेंगे। पहले प्रोविजन को समझ लेते हैं, देखते हैं उससे हमें कितनी बातें समझ में आ रही है, और उसके बाद देखेंगे इस टेबुलर वे में, ताकि आपको एक कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए बातें। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले सब रूल नंबर 7 की। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? कहा जा रहा है द कंपनी शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स विद रिगार्ड टू डिबेंचर रिडेम्पशन reserve and investment or deposit of a sum in respect of debenture maturing during the year ending 31st day of March next year in accordance with the condition given below। तो ये चीज तो बात पहली जैसी हो गई। कहा जा रहा है कि भैया कंपनी को रिक्वायरमेंट फॉलो करना पड़ेगा डीआरआर से रिलेटेड भी, और इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट जो होती थी उससे रिलेटेड भी, उन सभी डिबेंचर्स के लिए जो कि मैच्योर होने जा रहे हैं अगले साल के 31 मार्च को। जैसे इस साल की हम बात करें तो आपको ध्यान होगा कि 30 अप्रैल को अपने को इन्वेस्टमेंट कर लेना होता था। 30 अप्रैल सपोज करता हूं मैं 2020 उन डिवेंचर के लिए जो कि आपके मैच्योर होने वाले हैं 31 मार्च 2021 में, मतलब अगले साल का 31 मार्च में जो मैच्योर होने वाला है उसका करंट ईयर के 30 अप्रैल से पहले पहले आपको इन्वेस्टमेंट, उसके लिए जो रिस्पेक्टिव परसेंटेज दी हुई है उतना आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना होता था। तो ये तो नॉर्मल सी बात कह गया। ठीक है जी। फिर इसके अंदर देखते हैं पहला क्लॉज क्या कह रहा है। पहला कह रहा है आपको डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व शैल बी क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये भी नॉर्मल सी बात है कि भैया डीआरआर जो आप बनाओगे वो कहां से बनाओगे, किस प्रॉफिट से बनाओगे, तो वो आउट ऑफ प्रॉफिट जो क्रिएट किया जाएगा वो आउट ऑफ प्रॉफिट से किया जाएगा, उन सभी प्रॉफिट के लिए जो कि अवेलेबल फॉर डिविडेंड होता है। मतलब कहीं ना कहीं आपका रेवेन्यू नेचर के जो प्रॉफिट होंगे उनसे ही डीआरआर क्रिएट किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 बात आती है कि कितना डीआरआर बनाना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, उसकी लिमिट्स के ऊपर आपका क्लॉज नंबर बी आता है, जिसके अंदर अलग अलग बातें लिखी हुई है। ठीक है ना। तो जो मेन इंटरप्रिटेशन वाला एरिया है वो ये क्लॉज नंबर बी ही है। इसके बाद 2 क्लॉजेस और हैं, सी और डी, जो कि सिंपल है अपने आप में। बी को आपको समझना है बिल्कुल बारीकी से। चलिए जी, सबसे पहली बात करते हैं। कह रहा है क्या कि डीआरआर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, किनके लिए, वो के लिए जो कि डिवेंचर इश्यू करते हैं कौन, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, एंड बैंकिंग कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट प्लेस डिबेंचर्स। मतलब क्या है कि आपने पहले देखा था कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एआईएफआई होता था, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता था, बैंकिंग कंपनीज को यहाँ इंक्लूड अब किया गया है। दिस अमेंडमेंट इंक्लूडेड बैंकिंग कंपनी ऑल्सो इन बोथ केसेस। कौन सी दोनों केसेस है आपकी, चाहे आप पब्लिक लीड डिबेंचर इशू कर रहे हो या फिर प्राइवेट प्लेस डिबेंचर हो, दोनों केसेस में अगर एआईएफआई है या फिर बैंकिंग कंपनी है, इनको डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है। डीआरआर की आवश्यकता नहीं है, क्या डिबेंचर रिडेम्पशन वाली इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, तो वो भी हम देखेंगे कि उसकी भी आवश्यकता यहां पे नहीं होगी। आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है आपको कि अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें जो कि आपको डिफाइन किया गया है पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर,
उसके केस में भी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व शैल बी एज एप्लीकेबल टू एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद द आरबीआई। मतलब कहीं ना कहीं ये मतलब निकल के आता है इससे कि हम अगर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को छोड़ के उसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बच जाते हैं उनके ऊपर भी आपका जो डीआरआर का कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होगा एज सिमिलर टू एनबीएफसी। जैसे कि एनबीएफसी के ऊपर एप्लीकेबल होता है वो सारी एनबीएफसी जो रजिस्टर्ड होती हैं आरबीआई के साथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सेकंड पॉइंट में आपको ऐसा कुछ नहीं बताया, उसने सीधा सीधा ये बता दिया कि डीआरआर यहां पे इनके केसेस में एप्लीकेबल होगा। नाउ दो पॉइंट है बहुत अच्छे अच्छे जिसको क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 इज फॉर लिस्टेड कंपनी एंड नंबर 2 इज फॉर अनलिस्टेड कंपनी। जो थर्ड पॉइंट है वो आपका लिस्टेड कंपनी का और जो फोर्थ पॉइंट आएगा वो अनलिस्टेड कंपनी का आएगा। पहले थर्ड को समझते हैं। थर्ड में कहा गया कि लिस्टेड कंपनीज अदर देन, आप क्लॉज ए वाली पॉइंट को छोड़ दो, मतलब एआईएफआई को छोड़ दो और बैंकिंग कंपनी को छोड़ दो, इनके अलावा जो भी लिस्टेड कंपनीज होंगे उनको डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है इन केसेस में। किन केसेस में जी? नंबर 1, अगर पब्लिक इश्यू की बात करें तो अगर लिस्टेड कंपनी कोई ऐसी है जो कि एनबीएफसीज है, जो कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड होती है, या फिर हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ रजिस्टर्ड होती है, तो इन लोगों को भी डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें अदर लिस्टेड कंपनीज की, मतलब ये जो हो गए हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये तो कहीं ना कहीं हमारे क्या हो गए, एफआईज हो गए। ठीक है ना, लिस्टेड कंपनीज में उसने एआईएफआई को पहले छोड़ दिया, बैंकिंग को पहले छोड़ दिया, इनको तो बनाने की जरूरत होती ही नहीं है। इसके अलावा कह रहा है कि अगर पब्लिक इश्यू की बात करूं मैं तो उसके अंदर आपको एफआईज को भी बनाने की जरूरत नहीं है और अदर लिस्टेड कंपनीज को भी बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि किसी भी लिस्टेड कंपनी को, चाहे वो एआईएफआई वाला हो वो तो छूटा ही है, चाहे वो एफआई वाला हो वो यहां छोड़ दिया गया और अदर्स को तीसरे पॉइंट में छोड़ दिया गया। मतलब कुल मिलाकर कोई भी लिस्टेड कंपनी जो है वो डीआरआर को नहीं बनाएगी। ठीक है जी, किस केस में? ये बात हुई पब्लिक इश्यू ऑफ डिवेंचर में। फिर आगे कह दिया गया क्या कि इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेस डिवेंचर फॉर द कंपनी स्पेसिफाइड इन सब आइटम ए और बी, मतलब ए और बी मतलब ये वाला पॉइंट। तो कह रहा है अगर प्राइवेट प्लेस की बात करें तो उसमें भी ये ए और बी पॉइंट वालों को बनाने की जरूरत नहीं है, ए और बी को बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब भी क्या हुआ कि इसमें भी सारे लोग कवर हो गए। तो मोटा मोटा आप ये कह सकते हो कि लिस्टेड कंपनी के पास डिवेंचर चाहे पब्लिक प्लेस्ड हो, चाहे वो पब्लिक इश्यू ऑफ डिवेंचर्स हो, चाहे प्राइवेट प्लेस डिवेंचर्स हो, और वो चाहे ऑल इंडिया वाले हो, चाहे फाइनेंशियल वाले हो, चाहे अदर्स किसी के भी हो, किसी को भी आपका डीआरआर क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। उन सभी को छूट दे दी गई है इस क्लॉज 3 के अंदर। ठीक है, चलिए, तो लिस्टेड वाले तो बच गए। अब अनलिस्टेड पे आ जाते हैं। अनलिस्टेड में भी पहले तो इग्नोर कर दिया गया किसको, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और बैंकिंग कंपनीज को, क्योंकि इसको बनाने की जरूरत होती नहीं है, ये आपके क्लॉज 1 में डील कर लिया गया है। ठीक है जी, सब क्लॉज 1 के अंदर। नाउ ए पॉइंट देखते हैं। ए पॉइंट में कहा गया कि एनबीएफसी जो रजिस्टर्ड होंगी और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रजिस्टर्ड होंगी नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ, इनको भी रिक्वायर्ड नहीं है बनाने की। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यहां पे आती है, इन केस ऑफ प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर्स, मतलब कि सर पब्लिक के बारे में कुछ नहीं बताया इसने पब्लिक इश्यूज वाले डिवेंचर्स के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन ये कह रहा है कि अगर प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर्स होंगे तो उस केस में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम इसको सिंपली ये समझ सकते हैं कि अगर पब्लिक इश्यू वाला होगा तो वहां पे आपको डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। बात करते हैं अदर लिस्टेड की, तो इसके अंदर आपको डीआरआर क्रिएट करना है और वो भी कितना क्रिएट करना है, 10%, 25% नहीं करना। ध्यान रखने वाली बात है कि जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग डिवेंचर होगा उसका 10% का आपको डीआरआर यहां पे क्रिएट करना पड़ेगा। ये तो थी 4 पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया हो। पहले पॉइंट के अंदर उसने एआईएफआई को छोड़ दिया, बैंकिंग कंपनी को छोड़ दिया। दूसरे पॉइंट में उसने कह दिया कि भैया जो अदर एफआईज होती हैं और जो हमारी एनबीज और एफसीज होती हैं, इनके ऊपर आपका कहीं ना कहीं जो डीआरआर का कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तीसरे पॉइंट पे वो आके कहता है कि भाई साहब लिस्टेड कंपनी जो होगी उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई करो। कौन से 2 पार्ट में? पहली वो लिस्टेड कंपनी जो कि आपकी पब्लिक इश्यूज करती है और दूसरी जो कि आपकी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। पब्लिक इश्यू के अंदर उसने कहा क्या कि पब्लिक इश्यूज के अंदर आपके अगर एनबीएफसीज हैं या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है तो उसके ऊपर आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर अदर्स की बात करें तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कुल मिला के किसी के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे इसके अंदर कहा गया कि अगर एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं या फिर अदर्स है तो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कुल मिला के किसी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन नेटशेल आप कह सकते हो कि लिस्टेड कंपनीज के केस में आपका कोई भी वैरायटी हो उसके ऊपर आपका डीआरआर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। 4th नंबर पे पॉइंट आई जहां पे बात की हमने अनलिस्टेड कंपनी की। अनलिस्टेड कंपनी में इन्होंने फिर इसको बांटा, किसमें बांटा? आपके एनबीएफसी में बांटा और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में बांटा। और इनके लिए कहा गया कि भाई साहब अगर पब्लिक इशू करोगे तो उसके लिए साइलेंट हो गया। अगर इसने कहा कि प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे तो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसके लिए आवश्यकता नहीं है तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि पब्लिक इशू में आपको बनाने की आवश्यकता होगी, विच इज एज नॉर्मल एज 10%। और दूसरी बात की इसने अदर्स की, अदर लिस्टेड कंपनीज होंगी तो उसके इसमें क्या होगा, तो उसके इसमें आपको 10% जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग डिवेंचर होगा उसका आपको डीआरआर क्रिएट करने की आवश्यकता है। ये 4 पॉइंट आपको समझ में आया है। इसको एक टेबुलर व्यू आपको और दिया जाएगा आगे बढ़ने के बाद। अगला पॉइंट आता है आपका जो क्लॉज नंबर 5 है।
ये आपको बात करता है, ये बात करता है किसकी, ये बात करता है आपकी इन्वेस्टमेंट की और डिपॉजिट की। अब इसने कुछ लोगों को एप्लीकेबल किया, कुछ लोगों को एप्लीकेबल नहीं किया। सबसे पहले शुरुआत देखो, इन केस ऑफ कंपनी कवर्ड आइटम ए आइटम बी ऑफ सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 3 का मतलब क्या हुआ, इसने सब क्लॉज ए और बी को तो मतलब 1 और 2 को तो छोड़ दिया, 1 और 2 को तो छोड़ दिया। 3 में आए लिस्टेड, लिस्टेड वाले में कह रहा है कि आइटम ए था और आइटम बी थे, 2 आइटम में क्लासिफाई हुआ था, इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और अगर मैं सब क्लॉज 4 की बात करूं तो इसमें आइटम बी है, आइटम ए को इन्होंने छोड़ दिया। आइटम ए मतलब आपका जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और एनबीएफसीज है उसको छोड़ दिया गया। आइटम बी के लिए कह रहा है कि एप्लीकेबल है। क्या एप्लीकेबल है, कहा गया कि इन लोगों को बिफोर 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर इशूड बाय द कंपनी, जो भी है वही सारी बातें, वही सारी क्लॉज, इन्वेस्ट या डिपॉजिट करना पड़ेगा। कितना, नॉट लेस देन 15%, 15% मिनिमम इनको जो है इन्वेस्ट या डिपॉजिट करना पड़ेगा। किनके लिए, कितना, किसका 15%, उसका 15% उन सारे डिबेंचर्स का जो कि मैच्योर होंगे कब, अगले साल के 31 मार्च में, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च में जो मैच्योर होने वाले हैं उसका 15% आपको इस साल के 30 अप्रैल से पहले पहले आपको इन्वेस्ट या डिपॉजिट कर देना है। और इन्वेस्ट डिपॉजिट करने के लिए आपको अलग मेथड, अलग अलग मेथड्स बताए गए हैं जो कि डिफाइन किया गया है सब क्लॉज नंबर 6 के अंदर, जिसको हम आगे देखेंगे। तो कहने का मतलब मोटा मोटा इस पॉइंट का ये है कि कुछ कैटेगरी को कवर किया गया, कुछ कैटेगरी में अगर मैं बात करूं कि सब क्लॉज नंबर 3 की सारी कैटेगरी को कवर कर लिया गया, और सब क्लॉज नंबर 4 के अंदर अदर्स वाली जो कैटेगरी है, अदर अनलिस्टेड वाली, उसको कवर कर लिया गया। और कहा गया कि इन सभी कैटेगरी को जो भी इनके नेक्स्ट ईयर में, अगर मैं इस साल की बात करूं तो इस साल के 30 अप्रैल 2020 के अंदर, इससे पहले पहले आपको जो भी आपके 31 मार्च 2021 में, 31 मार्च 2021 में जो भी डिबेंचर आपके मैच्योर होने वाले हैं उतने अमाउंट का 15%, 2021 में जितने डिबेंचर आपके मैच्योर होने वाले हैं उस अमाउंट का 15% आपको इन्वेस्ट या डिपॉजिट कर देना है इस डेट से पहले पहले। ठीक है जी। और उसको इन्वेस्ट कहां करना है, तो उसके लिए आपको सब क्लॉज 6 के अंदर 4 बातें बताई गई हैं, उनमें से ही कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके अलावा आप कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। ये बात आपको बता गया पॉइंट नंबर 5, क्लॉज नंबर 5। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यहां पे ये बताई गई है भैया, किसी भी मुहूर्त में पूरे साल के दौरान, क्योंकि आपने इस डेट पे तो इन्वेस्ट या डिपॉजिट कर दिया, लेकिन ये जो रिडीम किया जाएगा वो इस पीरियड में किया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इस ड्यूरेशन में, इस पूरे ड्यूरेशन में कभी भी आपकी जो ये इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट है ये 15% से नीचे नहीं आनी चाहिए, 15% या उससे ज्यादा ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 30 अप्रैल में 15% पूरा कर लिया, उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट में से 5% विड्रॉ कर लिया या डिपॉजिट में से 5% 7% विड्रॉ कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 15% आपको मेंटेन करना है तो करना है, 15% से नीचे वो किसी भी सूरत में नहीं आना चाहिए उस पूरे पीरियड के दौरान। ठीक है जी, आगे देखते हैं। 6 सब क्लॉज आपको क्या बताता है, ये बताता है कि आप कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि सब क्लॉज 5 ने कहा कि इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे रहा है आपको सब क्लॉज नंबर 6, जो कह रहा है कि आप कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसने बताया क्या कि आप डिपॉजिट कर सकते हो किसी भी शेड्यूल बैंक में, ऑब्वियसली वो फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लीन होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होना चाहिए, ऐसा भी आपको डिपॉजिट कर सकते हो किसी भी शेड्यूल बैंक के अंदर। अगला आता है अनइंकम्बर्ड सिक्योरिटीज आप परचेज कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि होगी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की, या फिर आप अनइंकम्बर्ड सिक्योरिटीज आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसके अंदर, जो कि आपका मेंशन किया गया है सेक्शन नंबर 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के सब क्लॉज A to D और डबल E के अंदर। मतलब कि सेक्शन नंबर 20 का जो आपका A से लेके D का सब क्लॉज है और साथ ही में डबल E का सब क्लॉज है, इसके अंदर जो भी आपके सिक्योरिटीज मेंशन है उन सभी सिक्योरिटीज में अनइनकम्बर्ड इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, वो भी आपको अलाउड है। और अगला बताया गया आपको अनइनकम्बर्ड बॉन्ड परचेज करना, जो कि कोई और कंपनी इशू करती है, तो आप उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि वो जो बॉन्ड है वो नोटिफाइड होना चाहिए अंडर सब क्लॉज F ऑफ सबसेक्शन 20 सब क्लॉज F ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तो मतलब कहीं ना कहीं वो भी इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप अगर पिछले बार का देखेंगे तो लास्ट टाइम में ऐसा नहीं था, उन्होंने सीधा सीधा सेक्शन 20 को कवर कर लिया था, वो उसकी गहराई में नहीं गए थे। अगर आप पिछली बार का देखोगे तो कहा गया था सिक्योरिटी जो सेक्शन 20 में मेंशन है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहां पे भी कहा गया था सिक्योरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का होगा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अब यहां पे इंसर्ट कर दिया गया है अनइनकम्बर्ड वर्ड, कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की इनकम्बरेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए, वो सारे के सारे जो सिक्योरिटीज होंगे वो अनइनकम्बर्ड होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो सेक्शन 20 वाली बात थी इसको भी 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया, सिक्योरिटीज को अलग, बॉन्ड्स को अलग। सिक्योरिटीज जो है वो सब क्लॉज A to D और डबल E के अंदर कवर्ड होंगे, और जो बॉन्ड्स होगा वो आपका सब क्लॉज F के अंदर कवर्ड होगा। तो इन सभी जगहों पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर जो शर्त लगाई गई वो क्या,
शर्त ये लगाई गई कि भैया प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड एज अबव शैल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर रेफर्ड अवर्ड। ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो डिवेंचर मैच्योर होने वाला है 31 मार्च 2021 को, आप सिर्फ इसी के लिए उस इन्वेस्टमेंट को यूज कर सकते हो, किसी और पर्पस के लिए उस इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। ये तो एक जनरल सी बात है, ये पहले भी हुआ करती थी। ठीक है, ये सारी पॉइंट चल रहा था आपका बी, क्लॉज बी के सारे सब क्लॉजेस चल रहे थे जिसको हमने समझा। अब इसको और क्लैरिटी से आपके माइंड में इंसर्ट करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं और नो डाउट की स्टडी भी आ सकती है, तो आपको ये क्लियर करना जरूरी है कि क्या समझ में आया कि किसमें डीआरआर बन रहा है, किसमें नहीं बन रहा। तो इस तरीके से इस पूरे बी क्लॉज को 4 पॉइंटों को इस तरीके से हमने यहाँ पे फ्रेम में डाला है। और क्या समझा इससे कि अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की या बैंकिंग कंपनीज की, तो इस केस में आपको पब्लिक इश्यू हो चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट हो, आपको डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट या फिर डिपॉजिट की, तो उसकी भी एप्लीकेबिलिटी यहां पे नहीं आती है। दूसरे पॉइंट में आपको सिर्फ यही बताया गया था कि एनबीएफसीज या फिर अगर बात करें अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो इसके ऊपर डीआरआर का कॉन्सेप्ट आपका एप्लीकेबल होता है, और इसके अलावा इस पॉइंट में कुछ और नहीं बताया गया। बात करें इन्वेस्टमेंट की या डिपॉजिट की, तो वो भी इस केस में एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर आपके सब क्लॉज 1 और 2 को छोड़ा गया था। 3 और 4 से ही शुरुआत हुई थी किसकी, इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट की। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट में बात आई थी लिस्टेड कंपनी। हमने समझा लिस्टेड कंपनी चाहे एनबीएफसीज हो, चाहे एचएफसीज हो, चाहे आपके पॉइंट नंबर 1 वाले हो, क्योंकि उसको तो वैसे ही यहां पे छोड़ दिया गया है, या फिर अदर लिस्टेड कंपनीज हो, किसी भी सूरत में किसी को भी रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वो पब्लिक इशू की बात कर रहा हो, चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कर रहा हो। इन ऑल केसेस दीज आर नॉट एप्लीकेबल, नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर। ठीक है जी, लेकिन बात करते हैं अगर इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट को, तो आपने देखा कि सब क्लॉज 3 को यहां पे इंक्लूड कर लिया गया था। मतलब कि एनबीएफसीज हो चाहे एचएफसीज हो, अगर लिस्टेड कंपनी की बात करेंगे तो उसके इसमें उनको 15% का इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट यहां पे क्रिएट करना जरूरी हो जाता है। और अगर अदर लिस्टेड कंपनीज की भी बात करें तो उनको भी यहां पे इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट करना कंपलसरी है 15% का। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अनलिस्टेड कंपनीज का, जिसको हमने देखे थे कि अदर देन 1, मतलब ये दोनों पॉइंट तो आपने छोड़ ही दिए। इसके अलावा बात करें अगर एनबीएफसीज और एचएफसीज की, तो आपने देखा था कि प्राइवेट प्लेसमेंट में स्पेशली कहा गया कि नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये समझ में आता है कि पब्लिक इशू के केस में आपको 10% का वहां पे डीआरआर क्रिएट करने की आवश्यकता हो जाती है। और अगर बात करें हम डीआरआई मतलब इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट की, तो उस केस में भी यहाँ पे कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। लेकिन अगर बात करें अदर अनलिस्टेड कंपनीज की, तो ये आपको बस ध्यान रखने वाली बात है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी कहानी आपकी चल रही है कि अदर अनलिस्टेड कंपनीज के केस में आपको पब्लिक इशू में भी 10% का डीआरआर बनाना है, प्राइवेट प्लेसमेंट में भी 10% का डीआरआर बनाना है, और अगर इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट की बात करें तो वो भी आपको 15% का करना है। इस इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट को आप कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते हो अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, और किसी भी सूरत में पूरे पीरियड के दौरान ये 15% से नीचे आपका नहीं आना चाहिए। इस टाइप की कंडीशंस को आपने देखा। फिर कहां इन्वेस्टमेंट करने है, उसके लिए 4 पॉइंट आपने अलग से समझे हैं। वो 4 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि कहां कहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नाउ अगला आपका टर्म आता है जो आपका क्लॉज नंबर सी है। इसके अंदर ये बात बताई गई कि अगर हम बात करते हैं कि ऐसा डिवेंचर है जो कि पार्टली कन्वर्टेबल है, पार्टली नॉन कन्वर्टेबल है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में डीआरआर कैसे बनाया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये प्रोविजन आपका पहले भी एग्जिस्ट करता था, जहां पे ये कहा जाता था कि अगर पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर होगा तो डीआरआर जो बनाना है वो आपको बनाना है सिर्फ और सिर्फ उस पोर्शन के लिए जो कि नॉन कन्वर्टेबल है। जो कन्वर्ट हो जाएगा उस पोर्शन के ऊपर आपको डीआरआर क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डीआरआर जो क्रिएट किया जाएगा वो ओनली ऑन ओनली किया जाएगा नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन के ऊपर। ठीक है जी, ये पॉइंट आपका पहले भी था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई साहब जो डीआरआर हमने बनाया है, क्या उसको कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली नॉट। जो डीआरआर आपने क्रिएट किया है शैल नॉट बी यूटिलाइज बाय द कंपनी एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। सिर्फ और सिर्फ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए ही उसको यूटिलाइज किया जाएगा, और कहीं भी आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। किस डेट से ये इन्फोर्सेबल हो चुका है, तो ये इन्फोर्स हो चुका है 16 अगस्त 2019 से। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 4, जिसके अंदर आपने देखा कि रूल 4 के अंदर छेड़खानी है, रूल 18 के अंदर है। रूल 4 का आपका जो सब रूल था वो था 1, और रूल 18 का जो सब रूल था वो था आपका 7 ने पूरी की पूरी काया पलट कर दी है। इसलिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और इसको आप बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में फ्रेम कर चुके होंगे। अगर स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो आप उससे बात कर सकते हो अपने कमेंट के जरिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर 7 के अमेंडमेंट्स के ऊपर। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय। हाँ जी दोस्तों, तो नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा अमेंडमेंट से रिलेटेड, जो कि है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपको याद होगा इस चैप्टर के अंदर आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ा था जिसका नाम था सेक्शन नंबर 90, जो कि बात करता था सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर्स के बारे में। एसबीओ से रिलेटेड टॉपिक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग, थोड़ा लेंथी भी था लेकिन इंपॉर्टेंट है, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन है। और उसी के अंदर एक अमेंडमेंट भी आया है आपका, जो कि आपके इस टर्म के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, मतलब हमारे लॉ के अंदर अमेंडमेंट है फाइनली।
ये अमेंडमेंट कब आया? ये अमेंडमेंट ऑब्वियसली इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो किया गया 14 अगस्त 2019 से, और इसको एप्लीकेबल माना जा रहा है 15 अगस्त 2019 से। तो जो हमने पढ़ाई की थी उस टाइम तक ये एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन फॉर नाउ फॉर योर अपकमिंग अटेम्प्ट जो कि आपका नवंबर या दिसंबर 2020 में होगा, उसके लिए ये टॉपिक और ये अमेंडमेंट जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 90 किस चीज के बारे में बात करता था। आपको थोड़ा सा बेसिक उसके बारे में पहले याद आ जाना चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इंसर्ट किया गया है और क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। बेसिकली 3 छोटे छोटे चेंजेस हैं जो कि एक लौते सेक्शन में, सेक्शन नंबर 90 में। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर जितने भी सेक्शंस थे वो सारे के सारे एज इट इज हैं, किसी के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है। तो देखते जरा सेक्शन नंबर 90 क्या था। सेक्शन नंबर 90 था आपका रजिस्टर ऑफ एसबीओज इन अ कंपनी। तो आपने देखा था इसके अंदर कि किसी भी पर्सन के पास अगर कोई एसबीओ की कैटेगरी में आता है, एसबीओ की कैटेगरी के लिए आपने देखा था 25% का क्राइटेरिया था कि अगर 25% या उससे ज्यादा का अगर किसी के पास भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट है तो उस केस में उसको इंटीमेट करना पड़ता था कंपनी को, और कंपनी उसके रिगार्ड में एक रजिस्टर भी मेंटेन करके चलती थी, जिस रजिस्टर के अंदर उस पर्सन के, उस ऑनर की सारी पर्टिकुलर्स वगैरह वो मेंशन किया करती थी। उस रजिस्टर को उसको ओपन रखना होता था फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन, और उस रजिस्टर की जानकारी को हमें रजिस्ट्रार तक भी, मतलब कंपनी को रजिस्ट्रार तक भी पहुंचाना होता था, और उसके अंदर अगर कोई भी चेंजेस वगैरह होते रहेंगे तो उसको भी आपको अपडेट करते करते रजिस्ट्रार को बार बार सूचित करते रहना होता था। इस टाइप की बातें आपने मोटा मोटा इसके अंदर देखा था। ठीक है ना। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर कंपनी को लगता है कि हाँ कोई पर्सन है जो कि एसबीओ की कैटेगरी में आता है और वो खुद से इंटीमेट नहीं कर रहा है, तो कंपनी उस व्यक्ति को नोटिस भी दे सकती थी, उससे जवाब भी मांग सकती थी, उससे कह सकती थी कि प्रूव करो कि तुम एसबीओ की कैटेगरी में नहीं आते। इस टाइप से लेके हमने इसकी पूरी प्रोविजन को समझा था, जो कि इन डेप्थ हमने इसकी चर्चा की हुई है। इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको दे दिया जाएगा। अगर आपको इसके बारे में आइडिया अच्छे से नहीं है या ज्यादा नहीं है या फिर बिल्कुल नहीं है, तो इन दैट केस आप पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस अमेंडमेंट वाली चर्चा को सुने, तो जाके आपको ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, आप रिलेट कर पाओगे। नाउ सबसे पहला जो अमेंडमेंट है वो आपका आया है सब सेक्शन नंबर 4 और 5 के बीच में, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया एक सब सेक्शन 4A के नाम का। और 4A को समझने के लिए पहले हम 4 को थोड़ा समझते हैं। 4 में बेसिकली ये कहा जाता था कि हर एक कंपनी को रिटर्न फाइल करना जरूरी है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर्स का ऑफ द कंपनी, एंड चेंजेस दे देना। अगर उसके अंदर कोई चेंजेस होगा तो उसको भी आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना जरूरी है, जिसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, नेम, एड्रेस and other detail as may be prescribed within such time in such form manner as may be prescribed। तो कहने का मतलब हुआ कि मोटा मोटे तौर पे हर एक कंपनी को एसबीओ से रिलेटेड रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता है, शुरुआती तौर पे भी, और जब उसके अंदर कोई चेंजेस आएगा तो उस चेंजेस की सूचना भी हमें देनी होती है। इसके बाद यहाँ पे एक सबसेक्शन इंसर्ट किया गया है जो कि आपका है सबसेक्शन नंबर 4A, जो कि क्या बात कह रहा है, वो कह रहा है कि एवरी कंपनी शैल टेक नेसेसरी स्टेप्स टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल हु इज a significant beneficial owner in relation to a company and require him to comply with the provision of this section। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि अभी इन जनरल तौर पे आप देखोगे तो कंपनी अपने हिसाब से सारे काम करती थी, सारे स्टेप्स लेती थी एसबीओ को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन ये बात सेक्शन 90 में लिखी नहीं थी। जैसे कि आप देखोगे कि सब सेक्शन नंबर 5 क्या कहता था, कहता था कि कंपनी शैल गिव नोटिस इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर टू अ पर्सन वेदर और नॉट अ मेंबर ऑफ अ कंपनी होम द कंपनी नोज और हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव कि वो एसबीओ हो सकता है या एसबीओ की उसको जानकारी हो सकती है। इन सभी कार्रवाई करने की पूरी एक कह लो कि आप भार दिया हुआ था कंपनी के ऊपर कि कंपनी को ये सारा कुछ करना होता था, लेकिन कहीं भी ऐसा लिखा नहीं था। मतलब ये नोटिस देने के लिए तो लिख दिया, लेकिन ये नहीं लिखा था कि कंपनी और भी मशक्कत करेगी उसको जानने के लिए कि वो व्यक्ति जो है वो एसबीओ है कि नहीं, और उसके लिए कंपनी पूरी मेहनत करेगी। ऐसी बातें सेक्शन 90 में लिखी नहीं थी। अलग अलग तौर पे उनकी ड्यूटीज बताई गई थी कि कंपनी को ये भी करना है, कंपनी को वो भी करना है, लेकिन ऐसा कुछ स्पेशली मेंशन नहीं था। उसको ही मेंशन कर दिया गया है अंडर सबसेक्शन 4A। इसमें बस ये चीज डाल दिया गया कि जितनी भी कंपनी होगी उनको नेसेसरी स्टेप्स लेना होगा। अब नेसेसरी स्टेप्स की कोई लिमिट नहीं होती है, उनको कहने का मतलब है कि वो सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो वो ले सकती है, जो उसकी पॉसिबिलिटी के अंदर आता है, जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर सकती है किसी भी इंडिविजुअल को जो कि आपका सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर हो सकता है इन रिलेशन टू दी कंपनी, और उसके बाद उसको कहेगी कि भाई साहब तुम कंप्लाई करो, जो भी हमारा सेक्शन नंबर 90 के प्रोविजंस के अंदर जितनी भी कंप्लायंसेस लिखी हैं वो सारी कंप्लायंसेस आपको करने हैं। इस तरीके की जानकारी कंपनी को लेके सामने वाले तक पहुंचानी है। ये बात कह रहा है आपको 4A। ठीक है, चलिए जी, तो ये बेसिकली नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, सब सेक्शन इंसर्ट किया गया, तो इसके अंदर आपको कोई ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कुछ भूला, कुछ बदला, कुछ काटा पीटा नहीं गया है, जस्ट अ रिप्लेसमेंट, मतलब जस्ट अ इंसर्शन।
नाउ अगला आता है सबसेक्शन नंबर 9। इसी सेक्शन में आप देखते थे एक सबसेक्शन नंबर 9 होता था जहां पे हम कहते थे कि ट्राइब्यूनल तक बात जाती थी और ट्राइब्यूनल जो है यहाँ पे वो एग्रीव्ड पर्सन का एप्लीकेशन लेने के लिए यहाँ पे राजी रहता था। मतलब कहता था कि कंपनी हो चाहे कोई पर्सन एग्रीव्ड हो वो ऑर्डर कर सकती है, मतलब ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है और जो एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा उसके लिए 1 साल की मोहलत दी जाती थी। मतलब कि ये फैसला हो गया एसबीओ से, ट्राइब्यूनल ने एक ऑर्डर पास कर दिया है और उस ऑर्डर के अगेंस्ट या तो कंपनी या फिर जो भी पर्सन एग्रीव्ड है अगर वो चाहती है कि एप्लीकेशन फाइल करे उसकी सुनवाई दोबारा से हो तो उसके लिए वो एप्लीकेशन दे सकती है और उसके लिए टाइम पीरियड था 1 साल। मतलब 1 साल के अंदर अंदर, जैसे कि आप देखोगे सबसेक्शन 8 में कहा गया कि ट्राइब्यूनल यहां पे ऑर्डर पास कर सकती है 60 डेज के अंदर अंदर। उसके बाद कहा गया सबसेक्शन नंबर 9 में जहां पे कि कंपनी या फिर पर्सन के पास एक मौका है, वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है ट्राइब्यूनल को और कह सकती है कि भाई साहब हमारी सुनवाई करो, आपने जो ऑर्डर पास कर दिया है वो गलत है और हम उसके ऊपर ये बातें कहना चाहते हैं, उसके लिए 1 साल की मोहलत दी गई है। उसके बाद कहा गया कि अगर 1 साल के अंदर कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं होती है तो उस केस में जो कि शेयर्स होंगे वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन टू द अथॉरिटी, उस अथॉरिटी के पास जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है सेक्शन 125 के सबसेक्शन नंबर 5 के अंदर, जो कि आपने डिविडेंड वाले एरिया में देखा हुआ है। ठीक है ना। अब मुद्दा ये आया कि यहां पे भी एक नया इंसर्शन किया गया है 9A का। 9A बेसिकली क्या इंसर्ट किया गया है, छोटी सी बात है। क्या बात बता रहा है कि यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। मतलब कि इस सेक्शन में अगर उसको लगता है कि ट्राइब्यूनल वगैरह से नहीं निपट रही बातें, कंपनी और पर्सन जो एग्रीव्ड है और जो ट्राइब्यूनल है वापस में नहीं निपटा पा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है किसी भी प्रकार के कोई रूल को फ्रेम करने की, तो वो फ्रेम किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की इस पावर को इंसर्ट किया गया सेक्शन नंबर 90 के अंदर, जो कि पहले नहीं होता था। तो एक नया सबसेक्शन है सबसेक्शन नंबर 9A, जो कि ये बात बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन की रिगार्डिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार की कोई रूल बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा बना सकती है। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका आता है सबसेक्शन नंबर 11। सबसेक्शन नंबर 11 जो है वो बात करता था पेनल्टी के ऊपर। सबसेक्शन नंबर 11 बात करता था कि कंपनी को कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, कहा गया कि कंपनी को कहा गया है कि भाई साहब रजिस्टर मेंटेन करो सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर। कहा गया है कि इंफॉर्मेशन जो है उसकी फाइलिंग करो सबसेक्शन नंबर 4 के अंदर, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको फाइल करो, अगर कुछ चेंजेस होती है तो उसकी भी जानकारी दो रजिस्ट्रार के पास सबसेक्शन नंबर 4 के अंदर। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो उसके ऊपर फिर पेनल्टी प्रोसिक्यूशन था। लेकिन यहां पे 2 ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब यहां पे इंसर्ट कर दिया गया इस वाले एरिया के पास 4A को, इसकी जगह पे इंसर्ट कर दिया गया 4A को भी। कहा गया कि कंपनी जिसको कि मेंटेन करना है रजिस्टर सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर, फाइल करनी है इंफॉर्मेशन सबसेक्शन नंबर 4 के अंदर, और क्या काम करना है 4A के अंदर। 4A में बेसिकली आपको कहा गया कि नेसेसरी आपको स्टेप्स लेने हैं। तो यहां पे देखो क्या इंसर्ट किया गया, कहा जा रहा है इन सबसेक्शन नंबर 11 आफ्टर द वर्ड ब्रैकेट द फिगर, सबसेक्शन नंबर 4 द वर्ड ब्रैकेट फिगर एंड द लेटर और रिक्वायर्ड टू टेक नेसेसरी स्टेप्स अंडर सबसेक्शन नंबर 4A शैल बी इंसर्टेड। तो इसको इंसर्ट कर दिया गया है क्या कि नेसेसरी स्टेप्स लेने की जरूरत भी है 4A के अंदर, वो आपने लिया है कि नहीं लिया, और अगर नहीं लिया होगा तो उस केस में भी आपके ऊपर पेनल्टी प्रोसिक्यूशन जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मतलब क्या है कि सबसेक्शन नंबर 11 से 3 चीजों को कवर करता था। सबसेक्शन नंबर 2 को, सबसेक्शन नंबर 4 को, 2 में रजिस्टर मेंटेन करना है, 4 में फाइलिंग करनी है, लेकिन 4A के अंदर आपको नेसेसरी स्टेप्स भी लेने हैं आइडेंटिफाई करने के लिए एसबीओ को। अगर आप नहीं करते हो ऐसा तो कंपनी या ऑफिसर जो भी होगा, जो भी इस डिफॉल्ट के अंदर माना जाएगा, उसके ऊपर फाइन लगेगा 10 लाख रुपए तक का, नॉट लेस देन 10 लाख रुपीज, बट उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 50 लाख रुपीज तक का। ठीक है। अगर बात करते हैं फेलियर कॉन्टिन्यूइंग नेचर का है तो उस केस में आपको प्रतिदिन 1000 रुपए की पेनल्टी भी यहां पे इंपोज की जाएगी। तो इस टाइप की जो प्रोविजन था इस 11 को भी मर्ज कर दिया गया है 4A के साथ, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सबसेक्शन नंबर 2 और सबसेक्शन नंबर 4 हुआ करते थे अर्लियर। ठीक है। तो ये बेसिकली 3 छोटे छोटे एरियाज हैं जिसको अमेंड किया गया है सेक्शन नंबर 90 के अंदर। तो आई होप सेक्शन नंबर 90 आपको पहले से क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो उस वीडियो को जरूर देखें, तभी जाके आपको पूरा फ्रेमवर्क जो होगा वो माइंड में अच्छे से बैठ पाएगा। पूरे को रिपीट करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। चलिए जी, बात करेंगे लास्ट अमेंडमेंट जो कि चैप्टर नंबर 9 में होगी अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय। हाँ जी दोस्तों, तो कंपनी लॉ के लास्ट अमेंडमेंट एरिया को देखते हैं जो कि है चैप्टर नंबर 9 के अंदर। चैप्टर नंबर 9 है आपका जो कि बात करता है अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। अब सबसे ज्यादा अमेंडमेंट अगर मैं बात करूं किसी चैप्टर में आए हैं तो वो इसी चैप्टर में आए हैं। कुल मिला के इस चैप्टर में 6 एरिया हैं जहां पे अमेंडमेंट्स आए हैं, और अगर इस 6 एरिया को सम्मिलित किया जाए तो आप कह सकते हो कि आपने पढ़ा है शेड्यूल 7, जो सेक्शन 135 आपका CSR का होता है, उसके अंदर शेड्यूल 7 का जिक्र किया जाता है। उस शेड्यूल 7 के अंदर जो लिस्टेड एरियाज है जहां जहां पे आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो वो आपका CSR का कंट्रीब्यूशन माना जाता है। इस शेड्यूल 7 के अंदर आपकी 3 एरिया है, 3 अमेंडमेंट्स है।
उसके बाद बात करते हैं अगर मैं सेक्शन नंबर 132 की, जो कि एनएफआरए से रिलेटेड होता है, तो इस एनएफआरए वाले सेक्शन के अंदर आपके 2 अमेंडमेंट्स हैं और जो एक लास्ट रह जाता है वो बात करेगा आपके बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट के ऊपर। बोर्ड रिपोर्ट का कंटेंट होता है, उसके अंदर एक अमेंडमेंट की गई है छोटी सी, जो कि एक रूल के अंदर कवर्ड है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपके 6 अमेंडमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर एक चैप्टर के अंदर। रिमेनिंग सेक्शंस ऑल आर ओके, बस इन एरियाज में अमेंडमेंट है तो इसको ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ठीक है ना। अब ये डेट वाइज चलेगा, ऐसा नहीं कि हम शेड्यूल 7 के सारे खत्म करेंगे फिर ऐसे नहीं, हम डेट वाइज लेके चलेंगे। तो सबसे पहला जो अमेंडमेंट आपका आया वो आया 30 मई 2019 को, जो कि आपके सामने है, जो कि शेड्यूल 7 से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। 30 मई 2019 को आपका क्या अमेंडमेंट आया उसको देखते हैं। कह रहा है कि यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अमेंडेड द शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द सेड शेड्यूल 7 आफ्टर आइटम 11 एंड द एंट्रीज रिलेटिंग देयरटू द फॉलोइंग आइटम एंड एंट्री शैल बी इंसर्टेड। मतलब क्या हुआ कि शेड्यूल 7 के अंदर अभी 11 आइटम्स थे, ठीक है ना। उसके बाद एक आइटम्स को और इंसर्ट किया गया, मतलब कि अब यहां पे 12 आइटम्स आपके गिने जाएंगे। जो 12वां आइटम है वो इंसर्ट किया गया है किस नाम का, डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। इन्फोर्समेंट डेट है इसकी 30 मई 2019, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे कि आपने जो पढ़ा था उसके अंदर आपने 11 बातों को वहां पे देखा था। आपको अगर मैं दिखाऊं तो आपने 11 एरियाज को यहां पे पढ़ा हुआ है, जैसे कि आपके ये सामने है। ये 11 बातें थी, स्लम एरिया डेवलपमेंट के बाद ये आपका खत्म हो जाता था, ठीक है ना। अब ये 11 बातें जो हैं इसके अंदर कहा गया कि इस 11वें के बाद एक 12th को और यहां पे ऐड कर रहे हैं। उस 12th को नाम दे रहे हैं किसका, हम डिजास्टर मैनेजमेंट का। ये कुछ इस तरीके से शुरू होता था, एक्टिविटीज स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7, और इस तरीके से आपकी 11 एक्टिविटीज थी। इन्हीं 11 एक्टिविटीज में आप देखेंगे कि 3 अलग अलग प्रकार की अमेंडमेंट्स हैं जिसको कि हम यहां पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये जो 11 पॉइंट है इसके बाद आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है विच इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट। क्या पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर 12, डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो ये और इंसर्ट किया गया, तो ये आपका था अमेंडमेंट नंबर 1 अंडर चैप्टर नंबर 9। अगला आता है आपका, ये भी शेड्यूल 7 में ही अमेंडमेंट किया गया है। शेड्यूल 7 में क्या अमेंडमेंट किया गया है, पहले आपका एक पॉइंट हुआ करता था, पॉइंट नंबर 9, मतलब शेड्यूल 7 के अंदर जो 12 बातें अब हो गई उसके अंदर एक पॉइंट नंबर 9 हुआ करता था, जो कि बहुत ही छोटा सा था, बहुत ही छोटा सा था, और वो कहीं ना कहीं लिमिटेड चीजों को मतलब प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जो कि पॉइंट आपके सामने है ये वाला। क्या कहता था, ये कहता था कंट्रीब्यूशन और फंड प्रोवाइडेड टू टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर लोकेटेड विद इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन विच आर अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं इसने चीजों को क्लियर नहीं कर रखा, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं किया हुआ है। इसी चीज को फुल्ली तरीके से इलेबोरेट कर दिया गया इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के अंदर। यहां पे तो सिंपल कहा गया था कि वो सारे कंट्रीब्यूशन या फंड जो प्रोवाइड करते हो आप टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर को, जो कि लोकेटेड कहां है, एकेडमिक विद इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, और वो अप्रूव्ड है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसको और विस्तार से बढ़ाया गया है, इसके अंदर कई सारे नामांकन किए गए हैं और कहा गया है कि अगर आप इन लोगों के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हो तो वो आपका सीएसआर का कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। क्या बातें हैं देखिए, पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया गया है। तो मतलब जो आप पॉइंट नंबर 9 पीछे बढ़ के आए हैं उसको आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है इस पॉइंट नंबर 9 से, मतलब उसको डिलीट करके उसकी जगह पे आपको इसको चिपका देना है, ठीक है ना। क्या बात कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ वहां सेंट्रल गवर्नमेंट था, अब यहाँ पे क्या इंक्लूड कर दिया गया, देखो और वास्ट किया गया, कहने का मतलब कि और चीजें डाली गई, और स्टेट गवर्नमेंट और एनी एजेंसी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये जो इंक्लूड किया ही गया। साथ में कहा गया एंड contributions to public funded universities, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और बकायदा नाम लिए गए हैं कि इन जगहों पे अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हो तो वो आपका कवर्ड माना जाएगा इसी के अंदर। नेशनल लेबोरेटरीज एंड ऑटोनोमस बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप DRDO के नाम से जानते हो, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है इन सभी चीज को आपको विस्तार करके बता दिया गया कि ये सारी ऑटोनोमस बॉडी के अंदर भी अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हो, IITs और ये सारी ऑटोनोमस बॉडी के अंदर अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हो जो कि इंगेज्ड है किस चीज के अंदर, कंडक्टिंग रिसर्च इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, इन सब चीजों की ये लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो कि किसको प्रमोट करता है, वो प्रमोट करता है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को।
ठीक है ना। तो इनको प्रमोट करने के लिए ये सारी इंस्टीट्यूशन, ये सारी बॉडी जो लगी हुई है, और अगर इनमें आप कंट्रीब्यूशन देते हो तो वो कंट्रीब्यूशन आपकी सीएसआर की कंट्रीब्यूशन मानी जाएगी। ठीक है, तो पहले कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा श्रिंक था, अब इसको थोड़ा विस्तार कर दिया गया है और विस्तारित रूप में आपके सामने आ जाता है ये पॉइंट नंबर 9। तो इसको आपको ध्यान रखना है, और ये सब्स्टिट्यूशन है तो पुराना पॉइंट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा और उसकी जगह पर आपको यही पॉइंट कोट करके चलना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया कि भैया कुछ सेक्शन के अंदर बदलाव आए हैं जो कि 14 अगस्त 2019 को आए हैं, और ये एप्लीकेबल होगा आपका 15 अगस्त 2019 से। अब मैंने आपको बताया था वो सेक्शन कौन से हैं, वो सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 132, जो कि बात करता है किसके बारे में, एनएफआरए के बारे में, नफरा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब इसके अंदर कुछ कुछ चीजें इंसर्ट की गई हैं, क्या क्या इंसर्ट किया गया उसको देखते हैं। सबसे पहले हम अपने एनएफआरए के ऊपर जाते हैं। एनएफआरए हमारा स्टार्टिंग में कवर हुआ था सेक्शन नंबर 132। इसके अंदर भी काफी अच्छे अच्छे बदलाव हैं। Here we go। ये रहा आपका सेक्शन नंबर 132, जो कि बात करता है किसके ऊपर, ये बात करता है आपके एनएफआरए के ऊपर। यहां पे सबसे पहले आपने स्टार्टिंग देखी थी, और स्टार्टिंग में क्या देखा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट द एनएफआरए टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अंडर दिस एक्ट। ठीक है ना, तो मतलब इन मैटर्स को देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट किया है एक अथॉरिटी जिसका नाम है एनएफआरए। ठीक है, ये स्टार्टिंग होती है इसके अंदर। अब इसी के बाद एक इंसर्ट कर दिया गया, मतलब 1 के बाद आप सेकंड पढ़ने नहीं जाओगे। सेकंड में बेसिकली क्या लिखा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द एनएफआरए शैल। अब एनएफआरए क्या क्या कर सकती है वो सारी चीजें यहां पे बताई गई है कि एनएफआरए की बेसिकली क्या पावर है, ये सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर आपको बताया गया। ठीक, अब 2 पे जाने से पहले यहां पे आ गया एक 1A, मतलब इसकी जगह पे इंसर्ट हो गया एक सबसेक्शन नंबर 1A, और ये 1A जो है ये आपको क्या क्या बातें बताता है। 1A कहता है क्या, द एनएफआरए शैल परफॉर्म इट्स फंक्शन थ्रू सच डिविजन्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब क्या है कि अब यहां पे एनएफआरए जो है वो अपने फंक्शंस को तो प्रोवाइड करेगी। एनएफआरए को बना दिया किसने, ध्यान देने वाली बात क्या है कि एनएफआरए जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ ये किसने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, ये कॉन्स्टिट्यूट कर दिया आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब कहा जा रहा है कि एनएफआरए अपने काम को पूरा करने के लिए अपने अंदर, अपनी अथॉरिटी के अंदर वो कई सारे डिवीजन्स भी फॉर्म कर सकती है, डिवीजन बना सकती है, और डिवीजन के जरिए उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज एक नई इंसर्ट की गई है कि एनएफआरए जो काम करेगी वो कई सारे डिवीजन्स को अपने अंदर फॉर्म कर सकती है और उसके जरिए ये काम को पूरा करवा सकती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 2 में आपने देख लिया कि क्या क्या पावर है। क्या क्या पावर में आपने देखा, जो ए पॉइंट कहता है वो रिकमेंडेशन वगैरह की बात करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन कर सकती है वो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड। उसके बाद मॉनिटर करना है, कंप्लायंसेस वगैरह चेक करनी है, क्वालिटी ऑफ सर्विस वगैरह देखनी है, और जो रिलेटेड मैटर्स है वो सारी बातें। थर्ड यहां पे सबसेक्शन आता है जिसमें कहा गया कि एनएफआरए के अंदर एक चेयरपर्सन होगा जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज होगी, वगैरह वगैरह सारी बातें थी, और उसके साथ कई सारे मेंबर्स होंगे जो कि 15 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस थे यहाँ पे सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर। ये 3 के अंदर सारे प्रोविजन चल ही रहे थे कि बात आ गई सबसेक्शन नंबर 3A की। ना 3A क्या है, 3A फिर से एक नया इंसर्ट किया गया, जैसे 1A इंसर्ट किया गया, क्योंकि 1A में किसकी बात हुई, डिवीजन की बात हुई। तो इसलिए जब डिवीजन की बात हुई तो आपको बताना पड़ेगा कि उस डिवीजन को कौन मैनेज करेगा, किसके अंडर वो डिवीजन रेगुलेट करेगी। तो इसलिए यहाँ पे 3A इंसर्ट किया गया और कहा गया क्या कि ईच डिवीजन ऑफ द एनएफआरए शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द चेयरपर्सन और अ फुल टाइम मेंबर ऑथराइज्ड बाय द चेयरपर्सन। मतलब कि 1A में कहा गया कि भैया डिवीजन बनाया जा सकता है एनएफआरए के अंदर। उसके बाद 3A में कहा गया, क्योंकि 3 में तो पता है कि एनएफआरए के अंदर चेयरपर्सन होगा, 15 मेंबर्स होंगे, 15 से ज्यादा नहीं हो सकते, वगैरह वगैरह, सबके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए एंड ऑल। नाउ 3A के अंदर आपको स्पेशली बताना पड़ा क्या कि ये जो डिवीजन आपने यहां पे बनाया है, ये डिवीजन कैसे चलेगा, तो ये इसको प्रिसाइड करेगा कौन, या तो चेयरपर्सन या फिर चेयरपर्सन के द्वारा ऑथराइज किया हुआ कोई भी फुल टाइम का मेंबर, नंबर 1। उसके बाद देयर शैल बी एन एग्जीक्यूटिव, 3B भी इंसर्ट किया गया उसी 3 के बाद, और कहा जा रहा है क्या कि देयर शैल बी एन एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ एनएफआरए कंसिस्टिंग ऑफ द चेयरपर्सन एंड फुल टाइम मेंबर्स ऑफ सच अथॉरिटी फॉर एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन अंडर सबसेक्शन 2 अदर देन क्लॉज ए और सबसेक्शन नंबर 4। अब इसको जरा समझो। सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर आपको कई सारे फंक्शंस बताए गए। फंक्शंस में आपने देखा था कि वो रिकमेंडेशन दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कंप्लायंसेस वगैरह मॉनिटर करेगी और इन सारी चीजों को मैनेज करके चलेगी कि सारी चीजें कंप्लायंसेस सही से हो रही है कि नहीं हो रही है। इस टाइप के कई सारे काम बताए गए थे सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, अब क्या कहा गया, इसके अंदर कहा जा रहा है कि एनएफआरए जो है वो अपने पास एक एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बनाएगी।
और एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर आपके चेयरपर्सन होंगे और फुल टाइम मेंबर्स होंगे, जो कि बेसिकली क्या काम करेंगे, वो ये देखेंगे कि जितने भी फंक्शंस हैं वो एफिशिएंटली डिस्चार्ज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो उसको एफिशिएंटली डिस्चार्ज करने में उनका रोल अदा होगा इस एग्जीक्यूटिव बॉडी का। तो ये एक बॉडी बनाने की बात भी की गई, डिवीजन बनाने की बात की गई, डिवीजन में कौन काम करेगा उसकी बात की गई, फिर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात की गई, और इसमें कहा गया कि सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 4 में जो बातें बताई गई हैं उनको एफिशिएंटली डिस्चार्ज करने के लिए ये एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो काम करेगी। लेकिन सबसेक्शन 2 में आपको अदर देन क्लॉज ए है, तो क्लॉज ए बेसिकली क्या बात करता है वो देख लेते हैं आप। क्लॉज ए जो यहां पे बताता है वो ये बताता है रिकमेंडेशन की बात है कि एनएफआरए जो है वो रिकमेंडेशन दे सकती है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ऑब्वियस सी बात है एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो ये काम नहीं करेगी, ये काम तो एनएफआरए करेगी ना, कुछ तो उसके लिए भी छोड़ दो। लेकिन उसके अलावा जो बच जाता है, क्या बच जाता है, कंप्लायंसेस वगैरह को चेक करना, मॉनिटर करना, इन्फोर्स करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जिस तरीके से भी प्रिस्क्राइब किया गया उस तरीके से वो चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस वगैरह को देखना कि जो भी प्रोफेशन एसोसिएटेड है हमारे सीए, सीएमए, सीएस वगैरह, तो ये सारी अपनी सर्विसेज को किस तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, उन सभी को देखेगी अब कौन, उन सभी को देखेगी अब कौन, उन सभी को देखेगी हमारी ये एग्जीक्यूटिव बॉडी, ताकि वो अच्छे तरीके से उन फंक्शंस का परफॉर्मेंस हो सके। ठीक है। सबसेक्शन नंबर 4, सबसेक्शन नंबर 4 बात करता है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। आइए उसको भी नजर मारते हैं। सबसेक्शन नंबर 4 आपने पढ़ा था, जिसमें हमने बात की थी कि एनएफआरए के पास कई सारी पावर और भी है कि वो जो भी मेंबर्स होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, या फिर उनकी जो फर्म्स हो सकती है, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर सकती है, चेक कर सकती है कि वो लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और एक बार एनएफआरए ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया तो कोई और इंस्टीट्यूट या कोई और बॉडी जो होगी वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं कर सकती। तो इस टाइप की बातें थी, इस टाइप की पावर दी गई है, ये सारे फंक्शंस का पार्ट होती है एनएफआरए का। अब इन सभी चीजों को अच्छे से देखने के लिए बनाई जाएगी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो कि कवर होगा आपका सबसेक्शन नंबर 3B के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जब सबसेक्शन नंबर 4 पे आप जाओगे तो उसके क्लॉज सी और सब क्लॉज बी में जब हम देखने जाते हैं तो हमने देखा था कि जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर हैं या फिर उनकी जो फर्म है, वो अगर पाए जाते हैं कि वो मिसकंडक्ट कर रहे हैं, वो लोग जो हैं वो मिसकंडक्ट में अगर पाए जाते हैं, तो उनके ऊपर अलग अलग हरकतें का प्रोविजन है। मतलब जो ये आपका सी पॉइंट है, इसके अंदर ए और बी ये दो चीजें हुआ करती थी। जो चेंजेस आया वो सिर्फ और सिर्फ बी में आया है, ए में कोई चेंजेस नहीं आया। अब एक बार सी को देख लेते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे कि वेयर प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट इज प्रूव्ड। अगर ये पता लग गया कि जो भी फर्म है या जो भी मेंबर है वो कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या किसी प्रकार का मिसकंडक्ट कर रही है, तो हमारी एनएफआरए जो अथॉरिटी है उसके पास पावर है। किस चीज की पावर है कि वो पेनल्टी लगा सकती है। पेनल्टी कितनी लगा सकती है, तो हमने देखा था जी मिनिमम 1 लाख रुपए, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 5 गुना जो भी आपने फीस वगैरह रिसीव की है, अगर इंडिविजुअल फर्म है तो। और अगर फर्म है मतलब इंडिविजुअल मेंबर है तो उस केस में तो 1 लाख रुपए या फिर 5 गुना फीस का। और अगर फर्म की बात करें तो 5 लाख रुपए, और एक्सटेंड किया जा सकता है 10 गुना जो भी उनको फीस रिसीव हुआ है इन केस ऑफ फर्म। तो ये तो पेनल्टी लगती है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। उसके बाद पॉइंट आता है आपका बी, जो बात करता है कि मेंबर को डिबार किया जा सकता है, मेंबर या फिर फर्म को डिबार किया जा सकता है काहे चीज से, प्रैक्टिस से, जो कि आपका आईसीआई रेफर करता है। फिर आईसीआई का सबसेक्शन 2 यहां पे कोट कर दिया गया था, और कितने पीरियड के लिए, मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम जो है वो 10 इयर्स के लिए डिबार कर सकती है आपका एनएफआरए। ठीक है। अब इसकी गहराई में गई हमारा ये जो हमारा अमेंडमेंट आया, वो इसकी गहराई में गया। गहराई में किस तरीके से गया, उन्होंने ये देखा कि भाई साहब यहाँ पे ये सेक्शन 2 जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट का है, हो सकता है इसको कभी भी मॉडिफाई कर दिया जाए, इसको बदला जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि भैया अपने एक्ट को हम प्रिसाइज रखते हैं, किसी और एक्ट पर डिपेंडेंट होना गलत बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये रेफरेंस को हटा दो। उन्होंने कहा डिबार करेंगे, मेंबर को करेंगे, फर्म को करेंगे, और काहे चीज से करेंगे उस चीज को उन्होंने वहां पे लिख दिया, बताया था अमेंडमेंट के अंदर कि अब इन जगहों से डिबार किया जाएगा। वही क्राइटेरिया होगा, मिनिमम 6 मंथ के लिए और मैक्सिमम पीरियड होगा आपका 10 ईयर, जो कि डिसाइड करेगी आपका एनएफआरए। ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि डिबार अभी भी किया जाएगा, लेकिन पहले यहां पर रेफरेंस लिया जाता था कि किन किन चीजों से डिबार किया जाएगा। तो उसमें कहा जाता था कि वो सारी चीजें जो सेक्शन 2 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर मेंशन की गई है, लेकिन अब उसके इस रेफरेंस को कह रहे हैं कि हटा दो। चलिए देखते हैं तो इसकी जगह पे क्या रिप्लेस किया गया है। तो इसकी जगह पे एज इट इज रिप्लेस हुआ, क्या रिप्लेस हुआ, इसकी जगह पे आया कि डिबारिंग द मेंबर और द फर्म फ्रॉम, काहे से, बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, उनको ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा, इंटरनल ऑडिटर नहीं बनाया जाएगा, अंडरटेकिंग एनी ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। तो इस चीज से डिबार किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 कि परफॉर्मिंग एनी वैल्यूएशन एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 247 सेक्शन के अकॉर्डिंग जो वैल्यूएशन वगैरह करने की
पावर होती है एक मेंबर के पास या फर्म के पास, उस वैल्यूएशन की एक्टिविटी से भी उनको क्या कर दिया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा। कितने पीरियड के लिए, तो मिनिमम पीरियड वही है 6 मंथ का, और हायर पीरियड जो हो सकता है वो हो सकता है मैक्सिमम 10 ईयर्स का, जो भी डिटरमाइन किया जाएगा एनएफआरए के द्वारा। ठीक, तो ये भी एक अमेंडमेंट है जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, और बहुत ज्यादा ये दिल पे लेने वाली बात है, क्योंकि ये अमेंडमेंट तो आपको पर्सनली रिलेट करती है और एग्जाम में पूछे जाने की प्रायिकता इसकी उतनी ज्यादा ही बढ़ जाती है। चलिए जी, तो दिस इज अमेंडमेंट नंबर 3। नाउ आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर नंबर 9 के अमेंडमेंट नंबर 4 की ओर। अमेंडमेंट नंबर 4 जो है वो बहुत ही छोटा और बहुत ही माइनर अमेंडमेंट है, जो कि बात करता है किस चीज के ऊपर, ये बात करता है कि एनएफआरए का एक रूल होता है, रूल नंबर 3। एनएफआरए का एक रूल है, रूल नंबर 3, जहां पे बेसिकली ये बात बताई गई है कि एनएफआरए कुछ एक लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज है, उन लिस्टेड कंपनीज और उन लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस का जिसकी भी लिस्ट वहां पे दी गई है, उन सभी की परफॉर्मेंस को चेक कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है, और उसके जो ऑडिटर्स वगैरह होंगे उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस वगैरह को भी वो चेक कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है। इस टाइप की बात बताई गई है रूल नंबर 3 के अंदर। ठीक, अब उसी के अंदर एक क्लैरिफिकेशन इंसर्ट किया गया है, और कुछ खास नहीं, उस क्लैरिफिकेशन को समझ लेते हैं। यहां पे वो रूल नंबर 3 आपका शुरू हो जाता है पेज नंबर 18 से ही। ठीक है, यहां पे बेसिकली क्या बताया गया है कि एज पर एनएफआरए रूल्स, एनएफआरए शैल हैव पावर टू मॉनिटर एंड इन्फोर्स कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस अंडर सबसेक्शन नंबर 2 ऑफ सेक्शन 132, और अंडरटेक इन्वेस्टिगेशन अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ द सच सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट। तो इन क्लास ऑफ कंपनीज जो यहां पे लिस्ट बनाई गई है, इन सभी के ऑडिटर्स की क्वालिटी ऑफ सर्विस वगैरह को देखा जा सकता है, इनके ऊपर कंप्लायंस वगैरह इन्फोर्स हो रहे हैं नहीं हो रहे उनको मॉनिटर किया जा सकता है, तो इस टाइप की एक्टिविटी कर सकती है। तो इसमें आपका सी पॉइंट आया था, इस सी पॉइंट के अंदर नाम लिया गया था बैंकिंग कंपनीज का। इसमें इंश्योरेंस कंपनी भी है, बैंकिंग कंपनी भी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी है, और भी कोई स्पेशल एक्ट के अंदर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो कंपनी भी इस पॉइंट के अंदर कवर हो जाती है। ठीक है, अब इसी में एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया गया, इस क्लॉज सी जो है इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया गया, क्योंकि यहां पे यूज हुआ था बैंकिंग कंपनी, तो बैंकिंग कंपनी को थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है कि बैंकिंग कंपनी में और क्या क्या इंक्लूड होगा। ठीक है, क्या एक्सप्लेनेशन आपको ऐड करना है, तो देखो अमेंडमेंट बस इतनी सी है कि इन एनएफआरए आफ्टर क्लॉज सी ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 3 द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन शैल बी इंसर्टेड नेमली। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप 3 से 4th पॉइंट पे जाओगे तो 4th पॉइंट पे जाने से पहले आपको यहां पे कोट करना है क्या, एक एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और वो एक्सप्लेनेशन बेसिकली क्या है वो देख लेते हैं। ये एक्सप्लेनेशन बात कर रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज बैंकिंग कंपनी जो हमने पढ़ा उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, उसके अंदर इंक्लूड होगा कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक एज डिफाइंड इन क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1975 of 1970 and clause B of section 2 of banking companies acquisition and transfer of undertaking act 1980 40 of 1980। नंबर 2, तो नंबर 1 बेसिकली क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग नए बैंक जो खुलेंगे वो सारे नए बैंक जो होंगे वो सारे बैंकिंग कंपनी के अंदर इंक्लूड होगा। दूसरा, सब्सिडरी बैंक भी जो होते हैं वो भी आपका इंक्लूड होगा बैंकिंग कंपनी के अंदर, जो कि डिफाइन किया गया है क्लॉज के ऑफ सेक्शन 2 ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक एक्ट 1959 38 of 1859। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली इसके अंदर बात नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कह सकते हो लेस रेलेवेंट अमेंडमेंट है, जहां पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि बैंकिंग कंपनी की जब बात की जाएगी तो बैंकिंग कंपनी के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक जो कि डिफाइंड है अंडर डिफरेंट एक्ट्स, और सब्सिडरी बैंक जो कि डिफाइंड है अंडर डिफरेंट एक्ट, ये दोनों के दोनों भी बैंकिंग कंपनी का ही पार्ट बनेगा, और उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करके चलना है। मतलब कि इन बैंकिंग कंपनी के भी जो ऑडिटर्स होंगे और जो इनकी कंप्लायंसेस वगैरह होगी वो भी एनएफआरए के तहत चेक की जाएगी, उसकी पावर भी एनएफआरए के पास है। चलिए जी, तो ये एक था, लेस रेलेवेंट कह सकता हूं, लेकिन ठीक है अमेंडमेंट है तो आपको ध्यान में रखना है, और अमेंडमेंट जब तक रहता है तो फर्स्ट टाइम तो वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है, आगे से बेशक वो लेस रेलेवेंट हो जाए। चलिए जी, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आता है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 जो है ये बात करता है बोर्ड रिपोर्ट की। अब आपको ध्यान होगा कि आपने बोर्ड रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ी थी, पहले आपको उसकी झलक दिखा दूं कि आपने क्या टॉपिक पढ़ा है और उसके अंदर फिर क्या बदलाव है उसको भी देख लीजिए। हमने जब बोर्ड रिपोर्ट में आए तो बोर्ड रिपोर्ट में हमने देखा कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है ना, जब बोर्ड रिपोर्ट में हमने देखा कि क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी तो उसके बाद एक उसी के अंदर इंसर्शन और ऐड कर हो गया है। मतलब कहने का मतलब कि जितनी चीजें पहले हुआ करती थी उसके अलावा एक लाइन आपका और ऐड हो गया जो कि आपके बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट बनेगा अब से। ठीक है, क्या है वो चीज उसको देख लेते हैं। तो ये आपका एक रूल 8 आता है। रूल 8 आपको क्या कहता है कि द बोर्ड रिपोर्ट, द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड शेड ऑल्सो कंटेन, क्या क्या चीजें उसके अंदर आएंगी, तो उसके अंदर ये कुछ लिस्ट बताई गई थी जिसके अंदर ये सारी चीजें और आपकी इंक्लूड की जाती है बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। आई होप आपको ये चीज पहले से पता है।
उसके अंदर हमने देखा था फाइनेंशियल समरी होती है, हाइलाइट्स होते हैं, चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस अगर है तो वो होता है, डिटेल ऑफ डायरेक्टर्स KMP हु वर अपॉइंटेड और हैव रिजाइन्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये होता है, और इसके बाद आपको रुक जाना है। तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट पे जाने से पहले आपको रुक जाना है, और यहां पे एक पॉइंट और इंसर्ट कर दिया गया। वो क्या इंसर्ट किया गया उसको देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि रूल नंबर 8 के सब रूल 5 में आफ्टर क्लॉज 3 द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड नेमली 3A। तो जब आप ये 3 पढ़ोगे तो 3 के बाद आपको 4 नहीं पढ़ना है, आपको इसके पहले क्या पढ़ना है, इस 3 का A। इस 3 का A क्या बता रहा है, इस 3 का A बता रहा है क्या स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपिनियन ऑफ द बोर्ड विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग द प्रोफिशिएंसी ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंटेड ड्यूरिंग द ईयर। अरे वाह, मतलब कि अब बोर्ड को अपना एक स्टेटमेंट और बनाना पड़ेगा जिसके अंदर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जांच पड़ताल करेगा, बताएगा कि उसके क्या विचार हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस को लेके। जब हम एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो वहां पे प्रोफिशिएंसी भी आपकी इंक्लूड हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अब बोर्ड रिपोर्ट में जो बोर्ड होगी वो एक स्टेटमेंट और नया बनाएगी जो कि बात करेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये एक और मैंडेटरी चीज जो है वो बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट में ऐड हो गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं कि बोर्ड रिपोर्ट में जो नया ऐड हुआ, बोर्ड रिपोर्ट के सारे पैरामीटर्स अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसमें अगर कुछ नया ऐड हुआ है दैट इज 3A, तो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके अंदर क्लैरिफिकेशन के लिए आपको बताया गया कि प्रोफिशिएंसी का यहाँ पे क्या मतलब है। तो प्रोफिशिएंसी को आपको इस तरीके से समझना है कि जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं उनका एक होता है ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, और ये कंडक्ट कौन कराता है, ये कराता है इंस्टीट्यूट जो कि नोटिफाई किया गया अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 150। अब सेक्शन 150 के सबसेक्शन 1 के अंदर जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उन्होंने नोटिफाई कर रखे हैं कई इंस्टीट्यूट और एसोसिएशंस को जो कि ये काम करती है। क्या काम करती है, वो ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करवाती है, और उसके बाद ही वो किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रोफिशिएंसी के बारे में जान पाती है, और अगर वो डायरेक्टर उसको पास कर पाता है तभी वो एक एलिजिबल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाता है। ठीक है, तो यहां पे प्रोफिशिएंसी जो है बस उसको एक्सप्लेन किया गया है कि प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या है। प्रोफिशिएंसी का मतलब है कि वो प्रोफिशिएंसी जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने हासिल की होगी, कब, उस टेस्ट को देने के बाद। वो टेस्ट किसने कराया होगा, इंस्टीट्यूट ने कराया होगा। किस इंस्टीट्यूट ने कराया होगा, वो सारे इंस्टीट्यूट जिसको नोटिफाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 150। ठीक है, तो इतनी सी बात है। ये अमेंडमेंट भी आपको ध्यान में रखना है। दिस इज अमेंडमेंट नंबर 5 अंडर चैप्टर नंबर 9। नाउ लास्ट अमेंडमेंट के ऊपर आ जाते हैं, विच इज अमेंडमेंट नंबर 6, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट अमेंडमेंट है। अब आप ये बोल सकते हो कि सर ये जो अमेंडमेंट है ये है 26 मई 2020 का। आपने बात करी थी कि 30 अप्रैल 2020 तक का हम देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वो अमेंडमेंट है जो कि आया 26 मई 2020 को, लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन जो हुआ वो हुआ बैक डेट से। मतलब जो इसको इन्फोर्स किया गया वो किया गया 28 मार्च 2020 से। तो कहीं ना कहीं ये हमारे दायरे में आ जाता है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब क्या है इसके अंदर, तो इसको समझने से पहले आपको एक पॉइंट देखना होगा, अगेन शेड्यूल नंबर 7 का। चलिए सर, शेड्यूल नंबर 7 भी देख लेते हैं। तो पेज नंबर 38 पे जब आप आएंगे, here we go, तो ये एक्टिविटीज आपने देखी थी। अभी हम इसी एक्टिविटीज से आगे बढ़ के गए थे। इस एक्टिविटीज के अंदर एक एक्टिविटी का नाम आता है विच इज पॉइंट नंबर 8, जिसमें बात करते हैं हम कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। और इसमें कहा गया है और एनी अदर फंड जो कि सेटअप करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिलीफ एंड वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास माइनॉरिटीज एंड वुमेन। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि एक तो इन्होंने बता दिया, ये पुराना है, आप सुनते आ रहे होंगे, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में अगर कोई कंट्रीब्यूशन करता है तो वो आपका एलिजिबल कंट्रीब्यूशन माना जाता है अंडर शेड्यूल 7। और इसमें कहा गया और अगर ऐसा कोई भी सेटअप करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपको पता होगा हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, उसका नाम था पीएम केयर्स फंड। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप इस 8 पॉइंट को देखोगे तो सिर्फ 8 पॉइंट में अब आपको ये नहीं लिखना है, इसके बाद आपको ये भी लिखना है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और पीएम केयर्स फंड, पीएम केयर्स फंड और एनी अदर फंड सेटअप बाय दी। ये सारी बातें जो है वो एज इट इज चलेगी। कहने का मतलब है कि पीएमएनआरएफ के बाद आपको एक वर्ड और ये इंसर्ट करना है विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जाम। चलिए, तो क्या बात बता गया, ये बता रहा है कि इन शेड्यूल 7 आइटम नंबर 8 आफ्टरवर्ड द वर्ड्स पीएमएनआरएफ, इसके बाद द वर्ड क्या ऐड करना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड विच इज नोन एज पीएम केयर्स फंड शैल बी इंसर्टेड।
तो ये आपको पता है भली भांति, इसके बारे में आपने काफी कुछ सुना है, काफी न्यूज में सुना होगा, बट आपको ये लॉ के अंदर अपने इंसर्ट करके चलना है आपके माइंड के अंदर कि पॉइंट नंबर 8 जहां पे आपको पीएम केयर्स फंड, सॉरी पीएम एनआरएफ हुआ करता था, उसके साथ साथ अब एक और इंक्लूड हो गया पीएम केयर फंड, और उसके बाद एनी अदर तो है ही जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे वो सेटअप कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ रिलीफ एंड ऑल। ठीक, चलिए, तो दिस इज ऑल अमेंडमेंट रेलेवेंट फॉर चैप्टर नंबर 9। ये 6 के 6 हमने अमेंडमेंट्स देख लिए, और यहां पे जाके आपका जो कंपनीज एक्ट है, यहां पे जाके जो आपका कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसके सारे अमेंडमेंट जो है वो कवर अप हो जाते हैं, विच इज रेलेवेंट फॉर नवंबर एंड दिसंबर 2020। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी तक आपने जितना पढ़ा, जो आपने मेरी वीडियोस वगैरह देखी हैं, जो पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है, उसके साथ अगर आप एड ऑन करते हुए ये कुछ अमेंडमेंट जो कि हमने 6 पार्ट के अंदर, सॉरी 5 पार्ट के अंदर कवर किए, एक पार्ट इसका और आएगा विच इज फॉर अदर एक्ट, कंपनीज एक्ट के अलावा, तो इस 5 पार्ट की वीडियो को अगर आप उसके साथ और एड ऑन कर लेते हो, तो आप कह सकते हो कि आप अपडेटेड हो और रेडी हो फॉर नवंबर एंड दिसंबर 2020 अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड्स। ऑब्वियसली इसके बाद के जो अटेम्प्ट होंगे उसके लिए भी रेलेवेंट होगी, और वहां तक आप अपडेट अपने आप को कर चुके हो। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। स्टिल अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाती है आपकी, तो कमेंट में पूछें। तब तक के लिए मिलते हैं आपको एक छोटी सी अमेंडमेंट वीडियो एक और आएगी, विच इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरल क्लॉज एक्ट। तो उसके ऊपर एक छोटा सा कंटेंट है, इसी के अंदर अदर लॉ का आपका पार्ट है, तो उसको और कवर अप कराएंगे, लेकिन सेपरेटली कराया जाएगा। मिलते हैं आपके उस वीडियो के लिए भी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।